Assalamu alaikum. My name is Abdul Qadir Sheikh. I am commissioner in RTO2 कराची। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, एक्चुअली आपको बहुत पहले तो मुबारक हो कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। और इस वक्त हम जो लास्ट लेग ऑफ अवर होल कोर्स है उसको हम टच करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली गुजारिश ये करूंगा कि हमारे पास जो ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पर मुहित है। नो डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास सिर्फ इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिर्फ डोमेन में है। उस किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की उस पर कोई भी उसमें कंपोनेंट नहीं है, मां सिवाय एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के। फिर हम जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ। वी फाइंड के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं और प्रोविंशियल में भी है, वही सेल्स टैक्स है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स टैक्स के साथ एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। अच्छा, जो लफ्ज ड्यूटी है और जो टैक्स है, तो इसके बड़े हिस्टोरिकल लेगेसी वाले मीनिंग्स हैं। जो टैक्स है ये बहुत लेटरल इन्वेंशन है ऑफ द स्टेट क्राफ्ट्समैनशिप का, कि स्टेट को किस तरह चलाना है, रेवेन्यूज किस तरह जनरेट करने हैं। तो दिस कंसेप्ट ऑफ charging taxes and then recovering taxes from the citizens of the state and so that the state affairs of the state can be run, ये टैक्सेस का वर्ड इसमें बाद में आया है, ड्यूटी का वर्ड पहले आया है। अब ड्यूटी का वर्ड पहले क्यों आया, इसकी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, बड़ा वन लाइनर में आपसे गुजारिश करूं कि पुरानी द्वार में 100 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले किंगशिप का कंसेप्ट रहा है हमारी पूरी दुनिया में। सरदार का, रईस का, किसी स्टेट और सिटीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट उस तरह से नहीं रहा, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिर्फ किंग का है कि ये मेरा इलाका है, इसके अंदर जितने रियाया मेरी रहती है ये मुझे ये जजिया या इतना महसूल देंगे। उस महसूल को उस बंदे की, उस सिटीजन की ड्यूटी, फर्ज करार दिया गया कि तुमने मुझे पैसे देने, अगर तुम्हें मेरी इस रियासत के अंदर तुम रहोगे तो ही तुम रह सकते हो, जब तक तुम मुझे नहीं दोगे। उस महसूल को ड्यूटी करा दी, इसको किंग्स ड्यूटी कहते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल टर्म्स में आपको कस्टम्स और एक्साइज, जो कि पहले सेंट्रल एक्साइज होती थी, अब ये एफईडी हुआ है हमारे यहाँ, ये इसकी हिस्ट्री ज्यादा पुरानी है, इसके लॉज ज्यादा मेच्योर है एज कंपेयर टू टैक्सेशन, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इनकम टैक्स का कंसेप्ट आया 1920-21 में। उससे पहले इनकम टैक्स का कंसेप्ट हमारे पास नहीं था, लेकिन ड्यूटीज का कंसेप्ट बहुत पुराना है। इसके अलावा उन अदवार में जो महसूलात का तरीकाकार था वो होता था पोस्टल का या हमारे इरिगेशन का आ जाना, जिसको हम कहते हैं, इन चीजों का था। तो मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि ये इसका प्राइम बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ है कि पाकिस्तान में जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, अब मैंने जैसे आपसे शुरू में गुजारिश की, देयर आर 3 टैक्सेस दैट द फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट्स एट द फेडरल स्टेट बिसाइड्स द कस्टम्स, जो कि इनलैंड रेवेन्यू का हिस्सा नहीं है। तो इनकम टैक्स जो कि हमारा प्राइम कंपोनेंट है, उसके बाद सेल्स टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्राइम कंपोनेंट है, फिर है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो फेडरल एक्साइज एक्ट जो है ये 2005 से पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में सेंट्रल एक्साइज एक्ट हुआ करता था, जो कि 1940-50 से भी पुराना है। वह इस तरह से कि जो फेडरल एक्साइज एक्ट की जो कलेक्शन है, इसका कंट्रीब्यूशन या क्वांटम या इस पूरी रेवेन्यू स्कीम के अंदर जो इसका शेयर है, वो फेडरल इनकम टैक्स और फेडरल सेल्स टैक्स के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं है। और इसका जो कंसेप्ट है, इसका एक और पहलू यह है कि फेडरल एक्साइज एक्ट जो है या फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है, ये बहुत सी ऐसी चीजों पे लागू है जिनका इस्तेमाल सरकार की नजर से या तो किसी हद तक लग्जरी के जिम्रे में आता है या किसी हद तक इस जिम्रे में आता है कि ये कंजप्शन इसकी कम हो, और अगर हो रही है तो फिर ज्यादा चार्ज किया जाए। जैसे कि सिगरेट है, भाई सिगरेट की कोई अच्छी चीज तो नहीं है, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। सो एनीथिंग जो कि, और इसी वजह से सिगरेट पे या टोबैको की कंजप्शन पे, जो सिगार हो गया या इसके हम इलेक्ट्रॉनिक जो वैप से आज कल हमारे, इस पे हाईएस्ट रेट ऑफ ड्यूटी है, हाईएस्ट रेट ऑफ ड्यूटी 65% तक है। तो मैं आपसे गुजारिश इस तरह करना चाहूंगा कि थोड़ा सा हम इसको, एक्साइज एक्ट का मैंने आपको थोड़ा सा गुजारिश की, फिर जो हमारी टैक्सेशन का पूरा स्ट्रक्चर है, इसकी जो, अब किसी भी टैक्स एक्ट को पढ़े तो सबसे पहले जो उसका होता है, उसका शॉर्ट टाइटल और स्कोप या इसकी एक्सटेंट को डेफिनेशन डिफाइन करता है लॉ खुद। जो उसका सेक्शन 1 होता है हमारे किसी भी एक्ट का, आप ले लें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो, सेल्स टैक्स एक्ट हो, फेडरल एक्साइज एक्ट हो,
इनका जो पहला सेक्शन ऑफ द लॉ है वो उसका टाइटल और उसकी एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन से है। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन से क्या मुराद है? भाई हम पाकिस्तानी, हम सबने टैक्स देना है? नहीं, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन से ये मुराद है कि इस लॉ ने अप्लाई कहां कहां होना है। पाकिस्तान की जोग्राफिक बाउंड्री के अंदर इस लॉ में क्या तमाम हिस्से पे अप्लाई होना है। जैसे अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई टैक्स लॉ हो, उसका एक्सटेंड अगर वो ना डिफाइन करें, तो सिंध गवर्नमेंट का जो सेल्स टैक्स एक्ट है, जिसको सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कहते हैं, वो तो फिर हम लाहौर में बैठ के भी वसूल करना शुरू कर दें तो वो हम नहीं कर सकते। उस लॉ ने अपनी खुद एक हुदूद और कयूद बना दी है। उसका जोग्राफिक जो आउटले है वो लॉ खुद डिफाइन कर देता है। और वो लॉ कहां से डिफाइन करता है? बेसिकली दीज ऑल लॉज कम इनटू एक्शन, दीज आर एमनेटेड, प्रिपेयर्ड, एमनेटेड, प्रोमलगेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द काउंसिल्स जो इन लॉज को पहले बनाती है। जैसे कि अगर हम फेडरल की बात करें तो नेशनल असेंबली और सेनेट हो गया, प्रोविंशियल्स की हम बात करें, प्रोविंसेस की बात करें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई। तो ये जो लॉज जब चार बनते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट जब लॉ अपना बना रही है तो उसका एक्सटेंड तो पूरा पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ कंसेप्ट है फाटा और पाटा का, नॉर्दर्न एरियाज का, एजेके का। ये सारे पाकिस्तान की ज्योग्राफी में तो फॉल करते हैं, लेकिन हमारे टैक्स लॉज इन पे अप्लाई नहीं होते। 1960 तक हमारे टैक्स लॉज इनमें से किसी पे भी अप्लाई नहीं होते थे, आज भी नहीं होते। फाटा पाटा 1960 से लेके 2019 तक, जब तक उनका मर्जर इन दी मेन फेडरल बॉडी नहीं हुआ, वो फेडरेटिंग यूनिट्स का हिस्सा नहीं बने, जब तक वो हमारा, जैसे कि हम बात करें, हमारी कोई 8 फाटा की एजेंसीज थी, जिसमें तीरा और इस तरह के पारा चनार, और कुछ हमारी पाटा जो कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज हैं, ये ट्राइबल एरियाज की एजेंसीज थी। इन तमाम, जैसे बालाकंड हो गया और दूसरी, लेकिन ये तमाम जब 2018 में इनको फेडरल गवर्नमेंट ने 25 अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट जम कर लिया इन द प्रोविंस ऑफ केपी, जब केपी का हिस्सा ये बन गए तो वहां पहुंच के इनके ऊपर हमारे टैक्स लॉज अप्लाई हो जाते, जो कि हमारे सेक्शन 1 के अंदर तो लिखा है कि ज्योग्राफिक ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान। तो फिर हमारा तो सेल्स टैक्स भी चार्ज होता, हमारा तो कस्टम भी चार्ज होता, हमारा इनकम टैक्स भी चार्ज होता। लेकिन इस तरह नहीं हुआ। हमने उसी साल एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें 5 साल की रिलैक्सेशन दी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दीज लॉज ऑन दी फाटा पाटा एंड नॉर्दर्न एरियाज। ये 5 साल खत्म हो गए 2023 में। तो फिर 1 साल की एक्सटेंशन हुई। ये हमने डिस्कस किया अपनी क्लास में। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाने के लिए। अच्छा, चले, एम आई विजिबल ना हो? मैं अपने पार्टिसिपेंट से सुन लूँ यार, मुझे नहीं पता। जो कि हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू प्लीज? श्योर, चलें, ग्रेट। तो हम आगे बात करें। तो जब हम 2023 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल लेवल पे एक ऑर्डिनेंस किया, एक हुक्मनामा जारी किया, एक सदारती कानून पास हुआ, जिसके तहत 1 साल की इसमें एक्सटेंशन हुई कि जी अभी भी जो हमने 1960 का कानून बनाया हुआ था, जिसके तहत कोई भी हमारा टैक्स और फेडरल टैक्स लॉ जो है वो ट्राइबल एरियाज में और नॉर्दर्न एरियाज पे अप्लाई नहीं होगा, तो वो हमने उसको 1 साल की एक्सटेंशन दी। इस साल फिर, चूंकि वो 1 साल खत्म हो रहा था जून 2024 में, तो मजीद 1 साल की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सदारती हुक्मनामे के तहत इसको एक्सटेंड कर दिया। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर आपको एक कंसेप्ट आएगा जिसमें हम बात करेंगे, जो कि नॉन टैरिफ एरियाज से मुतल्लिक है। मेरे ख्याल से हमारे किसी और लॉ के अंदर ये नहीं है। ठीक, अच्छा, अब इसका जो आपको प्रैक्टिकल में गुजारिश करूँ किस तरह से है कि जैसे हमारी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां होती हैं, आप देखो, ये पाकिस्तान कराची के अंदर आपको जो गाड़ी मिसाल के तौर पे राडो मिल रही है 3 करोड़ की, तो वो आपको जो ट्राइबल एरियाज में जहाँ पे हमारे बॉर्डर्स हैं, वहां से वो गाड़ी आपको 50-70 लाख रुपए की मिलती है। तो व्हाई इज दिस डिफरेंस? दिस डिफरेंस और द प्राइस डिस्क्रिपेंसी कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जी इन गाड़ियों पे ह्यूज टैक्सेशन है अगर वो रेगुलर मोड से इंपोर्ट होंगी। दैट्स व्हाई वी हैव द कांसेप्ट ऑफ एनसीपी, नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स और नॉन कस्टम पेड गुड्स। तो आपको बड़ा मार्केट में चीजें सस्ती क्यों मिलती है? कि वहां पे आपको चीजें, उनके ऊपर वो टैक्स नहीं लागू होता, उनके ऊपर वो टैक्स चार्ज नहीं होता। और दिस इज इन वन वे a source or avenue, this provides an avenue and opportunity to the people who are involved in tax evasion through smuggling। कि जी मैंने एक चीज वहां पे मंगवाई और यहाँ पे किसी तरह उसको स्लिप ऑन कर दिया, स्पेशली वो तमाम चीजें, अशिया
जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म नहीं है, जैसे कि गाड़ी हो गई, तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकती, सिगरेट की रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकती। तो सिगरेट अगर मैंने सिगार का एक पैकेट जो है, जो कि अदरवाइज पाकिस्तान की मार्केट में 2 लाख रुपए का होगा, वहां मैंने 10,000 रुपए का बाड़ा की मार्केट से खरीदा और किसी तरह से मैं बॉर्डर के लोगों से मिलके या उनसे छुपा के मैं ले आया एक पगड़ी में बांध के, तो वो मैंने 2 लाख रुपए की चीज 10,000 रुपए में ले आया, मैंने उसको 1 लाख रुपए में बेच दिया। तो उसके ऊपर जितने भी टैक्सेस लागू होने थे वो सारे के सारे गायब हो गए। इसमें सबसे बड़ी हिट पड़ती है हमें फेडरल एक्साइज एक्ट की ड्यूटीज को, जिसका सिगरेट का जो कंपोनेंट है, टोबैको कंपोनेंट्स जो हैं, उनके ऊपर कोई 65% का ड्यूटी चार्ज होती है ऑन द रिटेल प्राइस। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपसे सेक्शन 1 की बात की, फिर हमारा सेक्शन 2 है जिसमें हमारी डेफिनेशन है। तो बाकी सारी डेफिनेशन तो आप तमाम दोस्तों ने बड़ी हद तक देख ली है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ते हुए, लेकिन चंद एक डेफिनेशन ऐसी हैं जो कि इसमें डिफरेंशियल हैं, जो कि हमारे सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के एक्ट ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैंने वो 4 5 7 8 डेफिनेशन आपके लिए हाईलाइट की हैं ताकि हम उनको थोड़ा सा क्विकली टच अपॉन करेंगे। जैसे कि हमारे पास वहां पे अच्छा, ये रिलेटिवली एक छोटा लॉ है, इसमें कोई आप समझे 39 डेफिनेशन है। इफ यू गो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स यू विल फाइंड हार्डली 24 और 25 डेफिनेशंस, बट देयर आर सर्टेन डेफिनेशन नंबर्स व्हिच हैव ए बी सी एंड डी। तो वो कुल मिला के कोई 13 डेफिनेशन ऐसी हैं इस पूरे लॉ के सेक्शन 2 के अंदर, ऐसे 13 सब सेक्शन हैं जिनकी वजह से ये 24-25 के बजाय 39 टोटल डेफिनेशन बनती है। अच्छा, इसमें जो एक डिफरेंशियल डेफिनेशन है जैसे कन्वेंस है, कन्वेंस का कंसेप्ट इसके अलावा हमारे प्रीवियस लॉज के अंदर नहीं है। कन्वेंस का कंसेप्ट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ये बेसिकली इंपोर्ट पे होती है और मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पर होती है। गुड्स के हवाले से मैं बात करता हूँ। तो इंपोर्ट और जब ये इस पे आएगी, प्रोडक्शन यूनिट पे होगी बात, तो देयर मस्ट बी सर्टेन कन्वेंस मीडियम वेयर बाय वो चीज जो है ट्रांसपोर्ट होगी वहां से किसी ना किसी कंज्यूमर की पॉइंट पे। यानी कि सिगरेट है, अगर तो एक इसका पाकिस्तान टोबैको कंपनी के ब्रांडेड कंपनी होगी या रजिस्टर्ड कंपनी होगी, तो वो तो अपना ये फिलिप्स मार्गो वाले हैं, ये अपना जो है सही वाला सिगरेट जो ड्यूटी पेड सिगरेट होगा वो बेचेंगे। लेकिन जो मेरी तरह का कोई भाई ने घर पे कोई सिस्टम बना लिया है सिगरेट्स बनाने का, तो मैं तो उसको किसी किराए की सुजुकी में बेचूंगा, मैंने उस पर टैक्स कोई नहीं दिया। तो अब मेरी गाड़ी अगर पकड़ी गई तो उस गाड़ी के साथ क्या ट्रीटमेंट होना है, तो ये फेडरल एक्साइज एक्ट खुद बताता है। इसलिए उसकी नजर से लफ्ज कन्वेंस की इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसको डिफाइन कर दिया लॉ के अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है ड्यूटेबल सर्विसेज एंड ड्यूटेबल गुड्स का। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर लूं क्विकली, फिर हम इस पर मजीद बात करेंगे आगे चल के, कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसकी रिजीम के अंदर आईआरएस में 2 टैक्सेस आते हैं। वैसे तो 3 है, कस्टम ड्यूटी भी है, लेकिन अगर हम इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज की बात करें जिसके सब्जेक्ट की जिसका कोर्स हम सब लोग इकट्ठे कर रहे हैं, इसके अंदर 2 टैक्सेस आते हैं, एक है सेल्स टैक्स, दूसरा है फेडरल एक्साइज। जो सेल्स टैक्स है और जो फेडरल एक्साइज है इसमें एक बुनियादी फर्क है, कहने को तो दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। सेल्स टैक्स में everything which constitutes and falls in the cells domain of the cells, ये मोबाइल मेरे हाथ में है, ये मैं बेच रहा हूं, तो ये मुझे मेरा लॉ नहीं कहता कि मोबाइल फोन जो है ये तुम इसके ऊपर तुम सेल्स टैक्स पे करोगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि सेल्स टैक्स is chargeable, leviable and tax collectible and payable in the kitty of the state on everything that is being sold. It has to be movable. जो ड्यूटेबल गुड्स है हमारी फेडरल एक्साइज में, वो लॉ ने खुद बताइए कि किस किस पे ये फेडरल एक्साइज चार्ज होगा, हर चीज पे नहीं होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट व्हिच वी कॉल द नेगेटिव लिस्ट एंड द पॉजिटिव लिस्ट। जो हमारी सेल्स टैक्स में एग्जेम्पशंस की लिस्ट है कि इन चीजों पे नहीं सेल्स टैक्स चार्ज होगा, फेडरल एक्साइज के अंदर चार्जेबल का शेड्यूल है, टेबल है कि जी इन चीजों पे फेडरल एक्साइज चार्ज होगी। अब क्लियर हो रहे हैं, बात समझ आ रही है ना? तो जो ड्यूटीएबल गुड्स हैं वो तमाम गुड्स जो कि हमारे फेडरल एक्साइज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल टेबल 1 ये गुड्स के लिए है, टेबल 2 जो कि सर्विसेज के लिए है, और टेबल 3 जो कि स्पेशल एरिया है उस पर बात करते हैं आगे चल के, ये उनके लिए है। तो यहाँ पर आके हम फेडरल एक्साइज लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उन लिस्ट्स के अंदर जो आइटम्स दिए हुए हैं
सिर्फ उन पे फेडरल एक्साइज चार्ज होगा, ना कि एवरीथिंग बीइंग सोल्ड। दूसरा इसका जो डिफरेंशियल पार्ट है वो ये है कि सेल्स टैक्स जो है वो मूवेबल गुड्स पर है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो इमूवेबल आइटम्स को भी विजुअलाइज करती है, इन्विजन करती है, इनकॉर्पोरेट करती है, इससे मिलाती है कि जी इस पे भी मैं ड्यूटी आपको चार्ज करूंगा। अच्छा, फिर हमारी ये बात हो गई अब हमारी दूसरी डेफिनेशंस की, ड्यूटेबल सर्विसेज और गुड्स की, कि जो लॉ के अंदर गिवन गुड्स और सर्विसेज हैं सिर्फ उन पे ही फेडरल एक्साइज चार्ज होगा। just exactly opposite to what the sales tax law says, that all the goods which are in sale वो सप्लाईज में क्वालिफाई करती है, और सप्लाईज में क्वालिफाई करने की वजह से वो टैक्सेबल है, एक्सेप्ट कि उनकी कोई एग्जेम्पशन हो। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर एग्जेम्पशन इस शक्ल में नहीं है, उन्होंने हर चीज को एग्जाम करार दिया है कि किसी में भी कोई फेडरल एक्साइज चार्ज नहीं होगा सिवाय उनके कि जो इस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिवन है। ठीक है, तो वो हम 10-12 मेजर आइटम्स उसके आगे चल के क्विकली बात करेंगे। इसके बाद है जी फैक्ट्री, क्योंकि सेल्स टैक्स फेडरल एक्साइज के अंदर एक बुनियादी कंसेप्ट है कि जो पॉइंट ऑफ एमिनेशन है, जहां जहां पे चीजें टैक्सेबिलिटी की तरफ जाती हैं, वो या तो पोर्ट होगा या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, जिसको लॉ ने फैक्ट्री का वर्ड यूज किया है। आगे चलें जी। उसके बाद है कंसेप्ट फ्रेंचाइज का। तो फ्रेंचाइज मुझे क्विकली सिर्फ आपको बता दूं, जैसे KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, आपके पास कोई जैसे हम किसी की बात करें, ये इंटरनेशनल फ्रेंचाइज भी हो सकती है, लोकल फ्रेंचाइजेस भी हो सकती है। तो इस तरह की फ्रेंचाइजेस, ये शेल हो गया, ठीक है। तो ये फ्रेंचाइज जो है ये कंसेप्ट है जो कि फेडरल इसको हमारा फेडरल एक्साइज ड्यूटी का कंसेप्ट एक्ट जो है इसको कंसेप्चुलाइज करता है। फिर जो मैंने बात की, अगला जो डेफिनेशन है गुड्स की, गुड्स पे मैंने आपसे गुजारिश की कि ये इसके अंदर कंसेप्ट है मूवेबल और इमूवेबल गुड्स दोनों को लेके आता है, जबकि जो हमारा सेल्स टैक्स एक्ट है वो सिर्फ मूवेबल गुड्स की हद तक रिस्ट्रिक्टेड है, उसके अंदर इमूवेबल गुड्स का कंसेप्ट नहीं है। अब ये नॉन टेरिफ एरिया और टेरिफ एरिया, जो मैंने आपसे शुरू में बात की जुरिस्डिक्शन ऑफ द फेडरल एक्साइज एक्ट के हवाले से कि ये अप्लाई किस पे होता है, तो जैसे फाटा पाटा वाले जो इलाके हमारे, ये नॉन टेरिफ एरियाज हैं। ये जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है ये भी नॉन टेरिफ एरिया है। तो नॉन टेरिफ एरिया से कोई भी कम, वहां पे तो आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं होती, लेकिन अगर वही कमोड चीज, अगर लेट से एक बंदा की फैक्ट्री है, उधर कोई गुड्स बनाता है जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी में फॉल करते हैं, गाड़ी का यूनिट है उसका, गाड़ियां बना रहा है वो जी, वो कहाँ बना रहा है, वो बना रहा है जी गिलगित में बना रहा है। वो बंदा गाड़ी, अगर वो 500 गाड़ियां उसने बनाता है साल में, 500 की 500 गाड़ियां आर बीइंग रन एंड सोल्ड एंड रन इन the Gilgit-Baltistan area, it's fine. But if he would bring one of those vehicles down to the south in Karachi, तो वो उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगी। दिस इज द डिफरेंस, जो कि वो टैरिफ एरिया से, जब नॉन टैरिफ एरिया से टैरिफ एरिया में आएगी वो चीज, तो उसके ऊपर ड्यूटी चार्ज होगी। मैन्युफैक्चर का प्रीटी मच वही कंसेप्ट हमारा जो कि सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर है। और इसके अलावा नॉन फंड बैंकिंग सर्विसेज, क्योंकि कुछ बैंकिंग एक्टिविटीज इस तरह की हैं जिसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है, तो इसमें हम इसको भी लॉ ने डिफाइन किया है। अगर आप कहते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन देख लें, जरूरत है देखने की जब इसको, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी डेवलपर्स और प्रोमोटर्स, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि इसमें जिस तरह सेल्स टैक्स एक्ट में सिर्फ गुड्स के ऊपर है और वो मूवेबल गुड्स है, फेडरल एक्साइज के अंदर कंसेप्ट है इमूवेबल गुड्स का भी। अब इमूवेबल गुड्स फिर किस शक्ल में होंगी, डेफिनेटली किसी न किसी प्रॉपर्टी की शक्ल में होंगी। तो लॉ जो है वो प्रॉपर्टी डेवलपर्स और प्रोमोटर्स को भी उसके अंदर उसने कंसीव किया है कि जी कौन लोग होंगे जो कि क्वालिफाई करेंगे और या इसके अंदर फॉल करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो डिफरेंशियल कंसेप्ट है वो है सेल्स टैक्स मोड का। अब जहां तक सवाल है फेडरल एक्साइज एक्ट दैट वी हैव टुडे इन आवर हैंड्स, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट अब एक तरह से रिडंडेंट हो चुका है, इट हैज लॉस्ट इट्स फंक्शनल मीनिंग। वो मैं क्यों कह रहा हूं, इसका मसला इसके अंदर यह है कि जो हमारी सेल्स टैक्स मोड का वो एक्साइज ड्यूटी जो कि सेल्स टैक्स मोड में कलेक्ट होनी है और पे होनी है, वो जिन कमोडिटीज पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू होता है, जिस पे इनपुट आउटपुट उसी तरह से होगा, वो तमाम कमोडिटीज हमारे फेडरल एक्साइज एक्ट के सेकंड शेड्यूल में फॉल करती है। लेकिन सेकंड शेड्यूल से इस वक्त तमाम की तमाम कमोडिटीज हमने ओमिट कर दी है लास्ट ईयर से। तो आज के दिन सेल्स टैक्स मोड टू द एक्सटेंट ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो इट मेक्स सेंस, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिकल वो नहीं रहती।
इससे रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द लॉ है सेक्शन 6 ऑफ द फेडरल एक्साइज एक्ट। तो सेक्शन 6 जो है, इवन वो भी अपनी एक वक़्त खो चुका, वक़्त खोना कहें या उसका वक़्त जो है वो इट हैज बीन प्लेस्ड इन सम काइंड ऑफ हाइबरनेशन बिकॉज देयर इज नो सच कमोडिटी गिवन इन द फेडरल एक्साइज एक्ट जो कि इसमें आती हो आपके सेल्स टैक्स मोड में, जिसका टैक्स चार्ज होता हो, रिकवर होता हो। जैसे कि पास्ट में सीमेंट, शुगर और प्राइमरीली ये दो, और एक आध और कमोडिटी भी थी जो कि इसके जिनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेल्स टैक्स मोड में कलेक्ट और चार्ज होती थी। अब चूंकि सीमेंट और शुगर जो है वो इसमें से निकल के फर्स्ट शेड्यूल में चले गए, सेकंड शेड्यूल में नहीं रहे। ये मैं आगे चल के आपसे गुजारिश करूंगा। तो चूंकि अब ये फर्स्ट शेड्यूल में चलेगा, सेकंड शेड्यूल इससे टोटली ब्लैंक है। आप अगर आपके सामने किताब हो तो आप उसको देख लीजिएगा, मेरे इस पॉइंट को नोट कर ले। सेकंड शेड्यूल हमारा पूरा ब्लैंक है। सेक्शन 6 एग्जिस्ट करता है लॉ में, लेकिन सेक्शन 6 रेफर करता है कि जी गुड्स मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल तो है ही ब्लैंक, तो फिर ये अप्लाई किस पे होगा। तो इस तरह से अब हम आ जाए सेक्शन 3 जो कि हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 3 हमारे दो तीन हमारे एरियाज हैं, जो कि प्राइमरीली ये तो हमारा चार्जिंग सेक्शन है, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, अपना सेल्स टैक्स एक्ट में भी सेक्शन 3 में ही हमारी तमाम चार्जिंग की प्रोविजंस है। अच्छा, सेक्शन 3 में जो प्राइम पॉइंट है कि जी ये ड्यूटी लेवी कब होगी और कलेक्ट कब होगी, या किस शक्ल में, किस किस पे लागू होगी। तो वो तमाम गुड्स जो प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर होती है, कौन सी वाली, वंस अगेन फर्स्ट शेड्यूल, वो तमाम गुड्स जो कि इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो ये गुड जाके मैंने एक गुड्स इंपोर्ट की और वो पर्टिकुलर गुड मैंने एक्साइजेबल तो है, उसमें एक्साइज ड्यूटी में दे रहा हूँ, लेकिन मैंने अगर वो गुड जाके नॉन टैरिफ एरिया में यूज करनी है, तो मैं कहूंगा जी मैं तो इस पे क्यों आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करूं, मैं तो नॉन टैरिफ एरिया के लिए लेके जा रहा हूं। लेकिन वहां पे भी जो हमारा सेक्शन 3 है वो तमाम गुड्स को जो कि फेडरल एक्साइजेबल हैं, all such goods irrespective of their final destination whether those goods are to be consumed and used in a non tariff area, फटाफटा में चली गई, नॉर्दर्न एरियाज में चली गई, even then the importer has to pay tax on those। अच्छा, इसके अलावा देर आर सर्टेन गुड्स जिस पे फेडरल गवर्नमेंट अपनी तरह खुद एक नोटिफाई करती है कि जी इस पे हम सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर जो कि पहले सेकंड शेड्यूल में थी, जब वहां से एक साल के लिए वहां से खत्म की गई, तो इस साल फर्स्ट शेड्यूल में उसको दोबारा डाल दिया गया है। वो हम ₹2.5 का उस पर रेट लगाया है पर केजी का, कि जी इस पे आपकी फेडरल एक्साइज कलेक्ट करेगी। तो फेडरल गवर्नमेंट खुद भी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम इट्स इश्यूज सच नोटिफिकेशंस whereby federal government charges and levies and promulgates कि जी आप इस पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे, and the department is to ensure, the FPR is to ensure that such duty is collected and paid and deposited in the state kitty। अच्छा, इसके बाद है सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान बट ओरिजिनेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। जैसे मैंने आपसे शुरू में बात की कि मैकडोनल्ड्स हो गया, शेल हो गया, ये जहां तक एक तरफ फ्रेंचाइज सर्विसेज देते, फिर ये जो है यहाँ पे इनकी चूंकि उनकी वो जिस तरह का मैकडोनल्ड डिजाइन होना है, तो वो मैकडोनल्ड डिजाइन होने के लिए एक पर्टिकुलर सर्विस आपको लेनी पड़ेगी। हमने माइक्रोसॉफ्ट से कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, वो अगर एक्साइजेबल गुड्स में फॉल करता है, सर्विस में फॉल करता है, जैसे कि हमने आगे चलकर हम देखेंगे देयर आर सर्टेन जिसको हम कहते हैं एफएसटी कहते हैं, आई विल कम अप विद दैट शॉर्ट फॉर्म, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, एफटीएस, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में हमारी जो सर्विस होती है वो बेसिकली हम लोग बाहर से ले रहे हैं। मैं किसी एक बहुत बड़ा यहाँ पे ऑयल का प्लांट वो लगा, ऑयल वेल हमने बनाना है एक्सप्लोरेशन के लिए, तो उसके अंदर जो हमने एक्सपर्ट सर्विसेज हायर की, वो बंदा फ्रेंच इंजीनियर है, फ्रांस में बैठ के वो हमें यहाँ पे सर्विसेज अपनी दे रहा है, मैं उसकी उस सर्विस को कंज्यूम करता हूँ, उस सर्विस के ऊपर एक सर्टेन फेडरल एक्साइज टैक्स है जो कि मैंने पे करना है इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, ये लास्ट ईयर आया है, जो कि हमारे सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 का में एडिशन हुई है। ये कहता है आइटम्स नॉट कवर्ड ए टू डी बट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। अच्छा, ए टू डी में तो प्योरली गुड्स और सर्विसेज है, लेकिन जो ए टू डी के बाद अगर कोई चीज सरकार ने इसके अंदर लाई, तो वो जैसे कि हमने बात की प्लॉट्स है, प्लॉट्स तो कोई ना गुड है ना सर्विस है। अगर गुड है तो फिर वो इमूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की शक्ल में है, तो वो सरकार ने उसको कवर किया
सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ई से, कि ई के अंदर वो चीजें हैं जो कि ए से डी के अंदर तो कवर नहीं हो रही, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल में सरकार ने डाल दी तो आपको टैक्स देना होगा, उसके ऊपर ड्यूटी जो बनती है वो देनी होगी। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रोविजन के अंदर एक कंसेप्ट है कैपेसिटी और फिक्स बेसिस का। And if I'm not wrong, you must be able to recall from your memory that this concept is also prevalent in the Sales Tax Act, जिसमें कैपेसिटी और फिक्स बेसिस का होता है, जिसमें बेवरेजेस के हवाले से कर ले। अब ये किस तरह से, मैं छोटी सी उसकी गुजारिश आपसे करूँ कि जी एक प्लांट है, उसके अंदर उसकी कैपेसिटी, वो सीमेंट का प्लांट है लेट्स से, वो शुगर का प्लांट है लेट्स से, उसकी कैपेसिटी जो है वो 1000 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करने की है। तो सरकार ने कहा कि जी तुम्हारी जो कैपेसिटी है वो 1000 मेट्रिक टन की है, तो पर केजी तुम्हारा इतना टैक्स होगा, तुमने फेडरल एक्साइज प्रोड्यूस करनी है, जमा करानी है। और इसी तरह से फिक्स बेसिस पे जी आपकी चूंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है तो आप पे मिनिमम ये होगा। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट है, अगर तो कभी कहीं पे फिक्स जो है, जो एक्चुअल जो है इट एक्सीड्स दी कैपेसिटी बेसिस, तो फिर आपको वो, इसमें अगला सेक्शन है सेक्शन 5A, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5A, जिसमें मिनिमम का कंसेप्ट है। तो मिनिमम और एक्चुअल में से एक तो हो गया, मिनिमम लाइन हो गई, लेकिन अगर कोई चीज एक्चुअली उससे एक्सीड करेगी तो वन हैज टू पे। और वो मुझे पता चल गया कि जी इसने तो 1000 की इसकी कैपेसिटी थी, ये प्रोड्यूस 1200, तो मेरे, और उसने टैक्स जो पे किया है, ड्यूटी जो पे की है, वो सिर्फ 1000 की है, तो मैं उससे इजाफी 200 यूनिट जो उसने प्रोड्यूस किए होंगे, मैं उससे उसका ड्यूटी चार्ज करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा इसके अंदर कंसेप्ट बिल्कुल पैरेलल है फर्दर ड्यूटी का, सबसेक्शन 3A में। अब फर्दर ड्यूटी क्या है, हमने सबसेक्शन 3A ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट देखा है, जिसमें फर्दर टैक्स का कंसेप्ट है, फर्दर टैक्स जो कि अनरजिस्टर्ड पर्संस के लिए है। तो यहाँ पे एफईडी के अंदर अगर अनरजिस्टर्ड पर्संस को कोई सेल होगी तो फिर उसको फर्दर ड्यूटी के नाम से कहा गया, बिल्कुल वैसे जैसे वो सेल्स टैक्स के हिसाब से फर्दर टैक्स कहा, तो यहाँ पे ऑन द सेम पैरेलल लाइंस इट हैज बीन नेम्ड एज फर्दर ड्यूटी। यहाँ पे ये 2% है। आगे बढ़ते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी चूंकि एक लिमिटेड एरिया पर है, तो उसके लिए उन्होंने पर्सन्स खुद लॉ ने आइडेंटिफाई कर दिए कि कौन कौन लायबल टू पे है। तो इसमें प्राइमरीली 4 लोग आते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हो गया, घी का यूनिट है आपका, फर्टिलाइजर का यूनिट है आपका, शुगर का यूनिट है, इन तमाम यूनिट्स पे, प्लस फिर आपका जो इंपोर्टर है इन्हीं चीजों का, जब वो इंपोर्ट करता है तो एट द इंपोर्ट स्टेज वो पे करेगा। तीसरा वो सर्विस प्रोवाइडर जो कि पाकिस्तान में है, और ये तो जैसे मोबाइल सर्विसेज वाले हैं, मोबाइल हमारी शिपिंग सर्विसेज वाले हैं, एयरलाइन सर्विसेज वाले हैं, तो सर्विसेज पे भी आ गया। फिर वो सर्विसेज जो कि हम बाहर से एक बंदा ला रहा है और वो प्रोड्यूसर ऑफ द सर्विसेज जो है, जो रेंडर ऑफ द सर्विस है, वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन चूंकि उसका रेसिपिएंट इज इन पाकिस्तान, सो ही वंस ही रिसीव्स दो सर्विसेज, वो उन सर्विसेज के ऊपर उसकी जितना ड्यूटी बनती है वो उसको देगा। और जो जो बनती है वाला है, आई विल क्वालिफाई दिस वर्ड, बनती है कितनी बनती है, वी विल टॉक अबाउट इट एंड वी विल लुक इनटू दैट के हाउ इज दिस वर्कड आउट। अच्छा, लास्टली ब्रिंगर ऑफ द गुड्स, ये एक स्ट्रेंज टर्म मैंने लिखी है, ब्रिंगर लॉ में इस तरह से नहीं है, मैंने इसको ब्रीफली बनाने के लिए आपके लिए ब्रिंगर ऑफ द गुड्स लिखा है। ये कौन से गुड्स का ब्रिंगर है, ये लाने वाला है, who has brought the goods from the non tariff area into the tariff area। जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी कि आपका गाड़ियों का यूनिट है, किसी बंदे ने गाड़ियों की फैक्ट्री लगा दी, जाके उसमें फाटा पाटा में लगा दी, गिलगित में लगा दी, तो वो अगर वो चीज पाकिस्तान के अंदर लाएगा, उन हदूद में लाएगा जो कि टैरिफ एरिया में फॉल करते हैं, तो उसके लिए लाजिम है कि वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी पाकिस्तान की हद में जैसे एंटर होगा तो वहां पे देगा। ठीक जी, आगे बढ़े। आई होप कि हम लोग क्लियर हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो काइंडली आप अपना हाथ रेज कर ले, यहाँ पे नजर आएगा हाथ रेज करना। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइए, मैं 1 मिनट का पॉज देता हूँ। आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन? जहाँ रेसिडेंट अगर पाकिस्तान में ही सर्विस प्रोवाइडर है, मिसाल करो मोबाइल फोन है, हम मोबाइल लिंक से हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर भी पाकिस्तान में है, सर्विस रिसीवर भी पाकिस्तान में है, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं ना अपना मोबाइल लिंक का,
तो अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइडर पर ही वो लाजिम है कि वो एफईडी पे करे, फिर आप पर नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे सर्विस रिसीवर हैं कि आपका सर्विस प्रोवाइडर पाकिस्तान से बाहर बैठा है, तो आप अपनी जो सर्विस कंज्यूम की, आपने यूटिलाइज की, उस सर्विस रिसीवर की हैसियत से फिर आपने पे करना है, एफईडी पे करना है। तो थोड़ा सा इसमें सेल्स टैक्स से कुछ बारीकियां हैं, इसलिए मैं ठहर गया हूं कि अगर किसी का कोई और क्वेश्चन। जी, एफडी में आ गई है अभी, इसी साल से हुई है, पहले नहीं थी। ये जुलाई 2024 से हुई है, जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2024 है जो कि जून 24 में आया, उसके बाद से हुई है। ठीक है जी, आगे मैं भी बता, उस तरफ आते हैं। अभी हम अगली स्लाइड्स पे इसकी जो कलेक्शन और टाइम ऑफ चार्जिंग है उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करें। अच्छा, फेडरल जो हमारा जो कस्टम्स का जो टैरिफ है, जैसे मैंने कहा कि जी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी, ये दो ड्यूटीज के का टर्म यूज करती है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स टैक्स का वर्ड यूज करती है। तो जो हमारा फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, ये प्राइमरीली बेस्ड है कस्टम टैरिफ के ऊपर। कस्टम टैरिफ के टोटल 98 चैप्टर्स हैं। जो चैप्टर 1 टू चैप्टर 97 है, ये सारा गुड्स का है। ठीक है, थोड़ा सा मैं दोबारा कहूं, कस्टम टैरिफ जिसको पाकिस्तान कस्टम टैरिफ कहते हैं, पाकिस्तान कस्टम टैरिफ के इट हैज गॉट 98 चैप्टर्स। सो इन 98 chapters, just as there is a chapter pertaining to plastics, chapter 39, the chapter that looks after or illness automobiles or electronics is chapter 84। तो फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का अलग है, केमिकल्स का मेरे ख्याल से चैप्टर 36 या 37 है। सो फॉर ऑल द गुड्स, अच्छा ये कोई पाकिस्तान कस्टम टैरिफ ने, मतलब दे डिड नॉट थिंक ऑफ इट इन स्पेस इन देयर साइलो रूम सिटिंग देयर, उन्होंने इसको वर्कआउट नहीं किया। ये इंटरनेशनल जो टैरिफ सेटिंग होती है, ये टैरिफ ये उन्हीं के इंटरनेशनल टैरिफ का जो स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर है, जिसको होमोजेनाइज्ड टैरिफ सिस्टम कहते हैं। होमोजेनाइज्ड टैरिफ सिस्टम के मुताबिक टोटल 98 चैप्टर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने कस्टम टैरिफ में अडॉप्ट कर लिए। उन 98 चैप्टर्स में से चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 97 तक तमाम गुड्स हैं। चैप्टर 98 जो है वो सर्विसेज से मुतालिक है। अब जो चैप्टर 1 टू 97, जिस जिस गुड को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्साइजेबल ड्यूटी के लिए लेके आना है, उसको डाल दिया फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट टेबल के अंदर। जो सर्विसेज चैप्टर 98 में से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिजायर किया कि जी ये एक्साइजेबल है और इन पे ड्यूटी हमें मिलनी चाहिए, वो हम ले गए टेबल 2 में, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो टेबल 2 है उससे मुंसलिक है। तो थोड़ा सा आपको क्विकली उसका एक रिव्यू भी कराता हूं अगली स्लाइड पे ही। ये वो ड्यूटीएबल गुड्स हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल टेबल 1 में फॉल करती है। नाउ देयर आर अराउंड 70 सच एंट्रीज, बट इफ यू पुट देम टुगेदर एंड क्लासिफाई देम, जैसे सिगरेट की कोई 15-16 कैटेगरीज हैं। अब सिगरेट उसमें बीड़ी भी होगी, सिगरेट उसके अंदर आपकी कम तंबाकू वाली भी होगी, ज्यादा तंबाकू वाली होगी, सिगार होगा आपका जो हम लोग आजकल पी रहे हैं, वो जो वैप पी रहे हैं, वैप है। तो कोई 15 कैटेगरीज डिफरेंट हैं जो कि इसमें फॉल करती है। फिर बेवरेजेस हैं, उसकी भी कोई 14-15 ऐसी एंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल कि जी रेड बुल जो है उसके अंदर कितना एयरेटेड वाटर है और 7 अप के अंदर कितना एयरेटेड वाटर है। तो इस तरह से, या मिनरल्स, जो मिनरल वाटर्स कुछ ऐसे हैं जो क्वालिफाई करते हैं इसके अंदर, या कुछ जूसेस हैं ऐसे हमारे जो कि एक्साइजेबल में आते हैं। तो कोई 12 से 15 इस तरह की एंट्रीज हैं। तो मैंने आपको सिंगल एंट्री करके नंबर 2 बता दिया। ये मैं आपको फर्स्ट शेड्यूल का चैप्टर 1 बता रहा हूँ। नाउ यू हैव टू रीड दिस इन कनेक्शन विद द सेक्शन 3। अगर आपके किसी टैक्स पेयर के पास कोई नोटिस आता है कि जी आपने फला आइटम पे ड्यूटी नहीं पे की, या आपने ये इतनी बड़ी इंपोर्ट की है, या आपने इस चीज के प्रोड्यूसर है और आपने ड्यूटी नहीं पे की, तो आप अपने टैक्स पेयर जो आपका क्लाइंट है, जिसने आपकी सर्विसेज को, एक्सपर्ट सर्विसेज को हायर किया, यू हैव टू इन द फर्स्ट प्लेस you have to go and check the particular commodity that your client is engaged in producing. Does that particular commodity falls in first schedule table 1? That is the area, that is the chapter, that is the written law जो आपको बताता है कि क्या आपका client is required to pay federal excise duty on the goods that he is producing. तो लेट्स से एक प्रोड्यूसर, एक बंदा क्वालिफाई नहीं करता,
और मेरे जैसा कोई अफसर हो जिसने तमाम लॉज को सही से नहीं देखा और उसने उठा के उसको टैक्स चार्ज कर दिया या उसको शो कॉज नोटिस दे दिया, तो आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो ये होना चाहिए अपने क्लाइंट के लिए, क्योंकि क्लाइंट तो घबरा के आपके पास ही आ रहा है ना। तो क्लाइंट के लिए आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो यही होगा कि आप फर्स्ट शेड्यूल टेबल 1 के अंदर जाके उस गुड को डिटरमिन करें और उससे पूरी स्पेसिफिकेशन लें कि यार तुम्हारी कौन सी कस्टम टैरिफ के हिसाब से तुम्हारी कौन सी कैटेगरी में तुम हो, और उसकी वो उठा के चेक करें कि क्या वो फर्स्ट शेड्यूल टेबल 1 में आता है कि नहीं आता। इफ यू क्वालिफाइज इनटू दैट, तो फिर तो आप उसको कहो कि यार वाकई तुम्हारी गलत है। लेकिन अगर मेरे जैसे अफसर ने बगैर देखे एक गलत अंदाजे से उसको किया है, तो वो उसको ले जाएगा। अच्छा, इसका एक और पहलू है, हम अगर इसमें झगड़े में पड़ जाए, डिपार्टमेंट में मेरे जैसा कोई जिद्दी बंदा बैठा है, वो कह रहा है कि नहीं जी ये तो टैक्स ड्यूटीएबल है और आप बिलावजा कह रहे हो, तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 2-3 ऐसे इदारे हैं जो कि टैरिफ्स की या किसी कमोडिटी की किसी पर्टिकुलर टैरिफ में इसमें जो पाकिस्तान कस्टम टैरिफ की हेडिंग में फॉल करने को डिटरमिन करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान कस्टम की अपनी लैब है, हम कहें कि जी ठीक है, मेरी प्रोडक्ट को अगर आप कहते हैं कि ये एक्साइजेबल है, तो मैं इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान कस्टम लैब वालों से इसकी एग्जामिनेशन करवाता हूँ। तो मेरी वो प्रोडक्ट वो जाती है वहां से एग्जामिनेशन के बाद जो भी रिपोर्ट आती है, जैसे आपने सिंध लैब में अपना ब्लड टेस्ट हम लोग करवाते हैं, तो वहां से वो मुझे बताएगा कि जी ये वाली पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान कस्टम टैरिफ के फलां चैप्टर की फलां हेडिंग के अंदर फॉल करता है। तो मेरे लिए वो एक राह रास्त का तयन कर देती है, इट डिटर्मिन्स द फाइन लाइन फॉर मी, कि मैं उसको उठा के अब वापस इस फर्स्ट शेड्यूल टेबल 1 में जाके देखूं कि क्या वहां पे ये कमोडिटी फॉल करती है या नहीं करती। और नहीं करती तो मैंने डिपार्टमेंट को बिसाइड्स के अपना एक स्टेटमेंट दूं कि मेरी कमोडिटी इस पर्टिकुलर टेबल में फॉल नहीं करती, मैं पाकिस्तान कस्टम की उस लैब का वो रिपोर्ट भी उसके साथ लगा दूंगा, जिसके बाद उस अफसर के पास कोई जवाब नहीं रहता कि वो इसको करे। इसके अलावा हमारे पास एक और इसी तरह की लैब है, बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिसको हम PCSIR कहते हैं, पाकिस्तान केमिकल एंड PCSIR है, उसका शॉर्ट फॉर्म आप काइंडली चेक कर लीजिएगा, उसको लिख लें कहीं पे PCSIR। तो PCSIR जो है वो भी डिटरमिन करके हमें देती है कि हमारी कौन सी कमोडिटी का किस कैटेगरी में फॉल करती है। अच्छा, फिर इसी तरह से हमने बेवरेजेस की बात की, शुगर एंड शुगरी प्रोडक्ट्स पे पहले तो ये मैंने जैसे आपसे गुजारिश की, ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे हमारी जो डिफरेंट चॉकलेट्स और इस तरह के कुछ कमोडिटीज हैं, शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, जूसेस हैं, जिसपे ये जूसेस के अलावा हमारी बच्चे कुछ चीज़ें सिखाते हैं जिसमें से कोकोमो नहीं करना, कोई और चीज़ है। आपने देखो कि जिसमें इमल्सिफायर्स यूज होते हैं, एक केमिकल होता है उसको कहते हैं इमल्सिफायर। इमल्सिफायर हैज गॉट 1000 डिफरेंट कैटेगरीज। आप अपने घर में कोई भी चीज उठाएं खाने पीने की जो कोई प्रोसेस्ड फूड हो, उस पर आप देखेंगे उस पर ई नंबर लिखा होता है, वो इमल्सिफायर्स का नंबरिंग होती है। तो जब इमल्सिफायर्स होते हैं तो देर आर सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स जो कि शुगरी प्रोडक्ट्स होती है, शुगरी प्रोडक्ट्स जो कि एक सर्टेन इमल्सिफायर की एडिशन से बनती है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये चीज नजर आएगी। लाइकवाइज फिर नेक्स्ट सीमेंट है। सीमेंट भी कई किस्मों के होते हैं, स्लैग सीमेंट होता है, OPC होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड होता है, आपका जो सल्फेट रेजिस्टेंट होता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कम से कम वहाँ पे कोई 15-16 एंट्रीज है। नेचुरल गैसेस की भी उस टेबल के अंदर जो 15-16 एंट्रीज है। आप अगर अब जो इसमें अगली बात मैं आपसे करने लगा हूं, फिर मोटर कार्स है। मोटर कार्स का भी मैंने जैसे लिखा भी है इसमें कि उसमें मोटर कार्स SUVs पे दोनों पे लगता है, और ये इम्पोर्टेड पे भी और लोकली मैन्युफैक्चर्ड भी, और इनके रेट्स वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीसी। जैसे पावर ऑफ द व्हीकल, जिस 1000 सीसी की गाड़ी है तो उसका एक FED है, 1300 है तो दूसरा है, 1500 है, 1800 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर पे भी एक FED चार्ज होता है, वो उसके अंदर उसका रेट दिया हुआ है। फिर हमारे जो बल्ब्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऐसे हैं जिन पे ये होता है, बल्ब्स, ये बेसिकली सरकार ने एक पर्पस यही है कि किसी तरह से रेवेन्यू जनरेट हो, तो डिफरेंट किस्म की चीज़ों पे हम डिफरेंट टैक्सेस लगाती है सरकार, और उससे रेवेन्यू जनरेट करती है, और डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स रिकवर करे, ड्यूटी रिकवर करे। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने क्लाइंट को बड़ा फेयर, सिंसियर, लीगल रिस्पॉन्स बना के दें, उसको गाइड करें। अच्छा, रिस्पॉन्स से पहले भी गाइडेंस होती है। मैं आपको क्यों इस तरह से कह रहा हूँ, जब भी कोई फाइनेंस एक्ट आता है तो उसकी एप्लीकेशन होती है पहली तारीख से, पहली जुलाई से, मासवाए उसके कि देयर इज अ मिनी बजट गवर्नमेंट जो है वो लाती है।
अब जब भी कोई उसकी फिर एक डेट तयन होता है कि ये 10 तारीख 2000 10 अप्रैल 2025 से मिनी बजट आ रहे हैं हाइपोथेटिकली से, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने क्लाइंट्स, लेट्स से अल्लाह आपके लिए रिस्क में बरकत डाले, 200 आपके क्लाइंट्स हैं, तो 200 क्लाइंट्स में से आपको पता है मेरा कौन सा क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग में है, कौन सा क्लाइंट सर्विसेज में है। अब इन लेट्स से आपके 50 लोग ऐसे जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है, आपको पता होना चाहिए मेरा मैन्युफैक्चरिंग में मेरा जो क्लाइंट है वो क्या चीज मैन्युफैक्चर करता है, कहीं वो एफईडी में क्वालिफाई तो नहीं करती वो चीज, ठीक है ना। अगर वो एफईडी में क्वालिफाई करती है, जैसे एलपीजी का कोई काम करता है बंदा, उसने एलपीजी प्लांट लगा दिया, तो जो अगर तो वो मैन्युफैक्चरिंग में और क्वालिफाई कर गया इसमें एफईडी में, और वो पिछले साल तक वो एफईडी में नहीं था और इस साल हो गया। अब जैसे इस साल आपको कोई बंदा रिटर्न डलवाने आए और उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसने उसमें एफईडी दिया ही नहीं, आप जैसे ही उसका डालेंगे कि जी मेरी 236K कटा हुआ है तो इनकम टैक्स लगा, तो उसका फिर एफईडी किधर है, तो सीधा सवाल है। तो आपको अपने क्लाइंट को गाइड करना है। तो पर्पस क्या है, एक तो आपकी सिंसेरिटी रिफ्लेक्ट होती है, आपकी प्रोफिशिएंसी रिफ्लेक्ट होती है, प्लस आपकी एक जो कंप्लायंस लेवल है वो आप अपनी क्लाइंट की इंप्रूव करते हो, कल को वो किसी और बड़े मसले से बच जाता है। इसी तरह से आपने उसको डिफेंड करना है। लॉ से कुछ चीजें निकल भी जाती हैं, और डिपार्टमेंट एक पुरानी उसकी एक रविश होगी जी, इसने 3 साल तक ये पर्टिकुलर कमोडिटी जो थी वो एक्साइजेबल थी, तो उसने उसको अभी भी वो शो कॉज जड़ दिया। तो आपको पता होना चाहिए एज ऑफ टुडे व्हाट डज द लॉ से, या एज ऑफ द इन द पीरियड वेयर द नोटिस हैज बीन इशूड, व्हाट वाज द लॉ एट दैट टाइम। तो ये आपकी प्रोफिशिएंसी भी रिफ्लेक्ट करता है, आपकी सिंसेरिटी भी रिफ्लेक्ट करता है, और आपकी लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने को भी रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, फिर इसी तरह से जैसे ड्यूटेबल गुड्स की हमने बात कर ली जो फर्स्ट शेड्यूल टेबल 1 में है, इसी तरह से ड्यूटेबल सर्विसेज हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल टेबल 2 में है। फर्स्ट शेड्यूल का ही टेबल 2 है, इसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट की चीजें हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जैसे अभी हम बातें करते हुए मैंने आपसे कहा कि मोबाइल फोन वाले हैं, इनका जो है मोबाइल फोन सर्विसेज पर है। ट्रेवल, एयर और शिप, जैसे अगर आपने देखा हो तो हमारी जो एयरलाइन की टिकट होती है, अगर आप उसको कभी पढ़े अच्छे से, तो उस टिकट के अंदर एफईडी का कंपोनेंट लगा हुआ होता है। और ये हमारी जो डिफरेंट एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं पाकिस्तान में, ये इन लोगों की जिम्मेदारी, मैंने आपसे गुजारिश की कि गुड्स के हवाले से तो मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स पे करेगा, ड्यूटी डिटरमिन करके वो टैक्स पे करेगा। सर्विसेज के हवाले से सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है इन द केस जब सर्विस प्रोवाइडर इज सिटिंग इन पाकिस्तान, और अगर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बेसिकली खुद सर्विस इंपोर्टर है, कहीं से वो ले रहा है, तो वो रेसिपिएंट जो है, अब वो रेसिपिएंट हो गया सॉरी यार, तो रेसिपिएंट हैज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उन सर्विसेज के ऊपर जितनी भी ड्यूटी बनती है वो दे। ट्रेवल के हवाले से मैं क्यों इस तरह से रुक गया आप यहाँ पे, क्योंकि एयरलाइंस आपकी इंटरनेशनल ट्रेवल करती है। शिपिंग, जो शिपिंग है वो आपकी शिपिंग लाइंस होती हैं जो कि कंटेनर्स लाती हैं ले जाती हैं, तो उन पे डिफरेंट स्टेजेस पे एफईडी चार्ज होता है। तो जो मेरी टाइम में इन्वॉल्व है शिपिंग में, तो इन दोनों के हवाले से, प्लस आपकी जो फ्रेट सर्विसेज कार्गो में जो इंगेज हैं, तो उसमें रोड्स के हवाले से भी आ जाती है। तो ये सर्विसेज की जो टेबल है इसको अगर आप देखेंगे, कुछ 60-70 के करीब डिफरेंट एंट्रीज हैं, वो फिर फॉल इसी तरह से करती है कि जी इसमें आ जाए। फिर आपकी फ्रेंचाइज रॉयल्टी की मैंने आपको सवेरे एक मिसाल दी, मैकडोनल्ड वाले को आपने साल में 10 लाख रुपए की रॉयल्टी के पैसे भेजे, या किसी को आपने फ्रेंचाइज के, शेल वाले को आपने फ्रेंचाइज के पैसे भेजे, या आपका टैक्स पेयर जो है वो जो आपका क्लाइंट है वो कोई ऐसे प्रोजेक्ट में एंगेज है जिसमें उसने कोई टेक्निकल सपोर्ट ली है बाहर की किसी कंपनी से, वहां से उसने कोई $10,000 उसको भेजे, तो फी फॉर टेक्निकल सर्विस जिसको हमने एफटीएस कहते हैं, तो ये हमारी सर्विसेज के जिम्मे में आता है कि वहां पे ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है। फिर पोर्ट टर्मिनल्स जो कि हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं, ये डिफरेंट अपनी जो टर्मिनल सर्विसेज देते हैं इनके लिए होता है। अच्छा, माजी में इस लिस्ट के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज होती थी, इंश्योरेंस सेक्टर पे लगता था, अब वो नहीं रहा। फिर हमारे चार्टर्ड फ्लाइट्स जो कि चार्टर्ड फ्लाइट सर्विसेज देते हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर भी हैं और कोई बाहर से भी लोग ले आते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स पे भी एक सर्टेन अमाउंट है। फिर ड्यूटेबल आइटम्स, ये वो नई चीज है जो कि इस साल आई है, जो अगर आपको रिकॉल करें, मैं थोड़ा सा एक लम्हे के लिए वापस जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने सेक्शन 3 बताते हुए आपको क्लॉज ई पे मैंने कहा जरा इसको जरा अच्छे से समझ लें। आइटम्स नॉट कवर्ड फ्रॉम ए टू डी एंड स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। अब आइटम्स नॉट कवर्ड, उसके अंदर तो लेट्स से ए टू डी के अंदर तो सिर्फ 100 आइटम्स आते हैं, मिसाल दे रहा हूं मैं,
तो उसके अलावा क्या सारे के सारे आइटम्स में अब क्या एफईडी लगेगा? नहीं। लॉ कहता है कि आइटम्स नॉट कवर्ड फ्रॉम ए टू डी, लेकिन वो फिर भी फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए, तो फर्स्ट शेड्यूल में वो अब वो किस जगह पर होंगे? वो उसके थर्ड शेड्यूल में आ जाएंगे, थर्ड टेबल में आ जाएंगे। तो ये वो थर्ड टेबल है जिसके अंदर बुनियादी तौर पे दो चीजें हैं। एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जिसमें ओपन प्लॉट्स, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, और इनके डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। मैं आपको क्विक एक रिव्यू दूंगा कि, और इसमें जो प्रॉपर्टीज के हवाले से बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, जैसे व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर है, व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर पे तो ₹2.5 पर केजी का रेट है शुगर की मैन्युफैक्चरिंग पे। अच्छा, जो मैं आपको एक स्ट्रेंज बात बताने लगूं इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, वो ये है कि देखें, आपका क्लाइंट आपसे कहता है यार मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसकी एफबीआर वैल्यू लेट से 10 करोड़ रुपए की है, तो उसका अगर 236 के जो है आजकल मेरे ख्याल से 3% का रेट हो गया इस साल, इस फाइनेंस रेट से पहले 1% था, तो 10 करोड़ के हिसाब से उसे 30 लाख रुपए उसने वो दे देगा। लेकिन वो जब अपनी रिटर्न फाइल आप उसकी करेंगे, तो आप उसका 236 के जो है वो एडजस्टेबिलिटी में ले जाएंगे। अच्छा, अब एफईडी में एक क्या कहूँ, ज्यादती या जुल्म तो नहीं कह सकता, लेकिन जो प्रोविजन ऑफ द लॉ, जो नेचर ऑफ द लॉ है वो इस तरह की है, तो एडजस्टेबिलिटी इसकी कोई नहीं। अब अगर आपने वो 3 करोड़ रुपए का 10 करोड़ की वो प्रॉपर्टी आपके क्लाइंट ने खरीदी, उसने उसके ऊपर 3% एफईडी भी दिया, 30 लाख रुपए, लेकिन वो अपनी एडजस्टेबिलिटी नहीं कर सकता। 236 के पे करके अगर उसकी साल के आखिर में 50 लाख रुपए की इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती थी, तो उसे 30 लाख रुपए वहां पे एडजस्ट कर लिए, जो कि वो 236 के पे करके आ चुका। लेकिन अब जो बकाया 20 लाख रुपए, उससे वो एफईडी जो उसने 30 लाख रुपए पे किया है, वो उसका एडजस्टेबल नहीं होगा। नहीं नहीं, ये सब पे है, बिल्कुल है। ठीक है ना? तो बस आपका टैक्स चला गया, जैसे आपने सिनेमा का टिकट लिया, फिल्म देखी, आ गए बस। अच्छा, इसका एक पर्पज है। अच्छा, एक पर्पज तो डेफिनेटली है कि सरकार को पैसे चाहिए, सरकार कैश अपना बढ़ाती है। लेकिन मैं आपको अदरवाइज बताऊं, हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, सॉरी टू से, इट्स मोर ऑफ ए कैसीनो इकोनॉमी। आप कुछ नहीं करो, प्लॉट खरीद लो, 1 साल में 2 साल में उसकी प्राइस 20-30% बढ़ जाएगी। कुछ नहीं करो, उस पर कौन सा ना कोई आपने, मतलब आप समझे ना, वो खादी वाला भी वो चरखा भी नहीं लगाया, लेकिन स्टिल उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ वाले की 2 साल के अंदर 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख 50 लाख वट एवर मार्केट का जो होगा। अब ये जो प्रॉपर्टी बढ़ी, इसका मैं बेनिफिशियरी तो हूँ, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से मैंने कैपिटल गेन दिया जो भी बनता था, लेकिन मेरी इस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का इस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मेरे मुल्क की जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम लोग गए किस तरफ? हम लोग एज ए नेशन, वी आर नॉट स्किल्ड पीपल, बिकॉज वी आर नॉट स्किल्ड, वी आर नॉट प्रोडक्टिव पीपल। हमारी टोटल जो पाकिस्तान से बाहर पॉपुलेशन है, आप समझिए कोई 50-60-70 लाख होगी, 1 करोड़ लगा लो। वो हमें रेमिटेंस भेजते हैं $36 अरब के। हम सारे पाकिस्तानी मिलके जो 25 करोड़ बाकी इधर रहते हैं, 25-22-23 करोड़ रहते हैं, हम 22-23 करोड़ लोग जो हैं पूरी दुनिया में $30 अरब के भी एक्सपोर्ट्स नहीं करते। तो वो जो हमारा 50 लाख 1 करोड़ बंदा पाकिस्तान से बाहर है, वो हमारे मुकाबले में ज्यादा प्रोडक्टिव है एज कम्पेयर टू वी सिटिंग हियर। अब हम लोग दुनिया भर के लिए इतने प्रोडक्टिव नहीं है, तो हमारा प्रोडक्टिव ना होना के दो बड़े पहलू हैं, बिसाइड सो मेनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज की। बिजली महंगी है, रोड रास्ते नहीं बने हुए, तो प्रोडक्टिव बने कैसे? मैं फैक्ट्री लगाऊं तो कहाँ पे लगाऊं? जमीन महंगी है, बिजली महंगी है, इसकी लेबर मुझे नहीं मिलती। लेकिन अगर मैं एज ए नेशन बात करूं, तो मैंने अपनी आप को इंगेज रखने के लिए, अपनी आप को फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए किस इकोनॉमिक प्रोफेशन का इंतखाब किया? ब्रोकर बन गया मैं जमीन का, उससे किसी को कुछ भी नहीं मिलना, और उससे क्या प्रोडक्टिविटी होगी? हमने एग्रीकल्चर फार्मलैंड्स को उठा के जो है वो हाउसिंग सोसाइटियां बना दी, आज हम स्मॉग का ओनर होते हैं। अगर हम लोग इसको कंट्रोल करते, हमने अपनी प्लान्ड ग्रोथ होती, तो फिर हम खुद को पहले प्रोडक्टिव बनाते। हम लोगों ने खुद को प्रोडक्टिव नहीं बनाया, मुख्तलिफ सियासी नारों में चले गए, मसलों में फंस गए। हम जितने प्रोडक्टिव होंगे, अब दुनिया भर में देखिए कैपिटल गेन का हमारे यहाँ, हमारे पास जो कैपिटल गेन टैक्स है, इनकम टैक्स में, वो बहुत कम है। इस साल काफी बढ़ाया है इन्होंने। तो ये जो पूरी मैं आपसे फिलोसफी ऑफ दिस इशू डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज मोर ऑफ द रीजन कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर है। इफ यू हैव एवर हर्ड, डॉक्टर आतिफ मियां का नाम सुना है आप लोगों ने?
डॉक्टर आतिफ मियां कहता है कि सबसे बड़ा हमारा जो इशू है, जो दुनिया का टॉप 25 वो है इकोनॉमिस्ट है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ये, और उसका कहना है कि और लाहौर का है, मुश्किल से कोई 42-43 साल की उम्र होगी, हमसे भी 7-8 साल छोटा है। उसका ही कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोगों ने कैपिटल गेन टैक्स बहुत कम रखा हुआ है। जिसके पास भी थोड़ी सेविंग होती है वो कोई ना कोई छोटा मोटा प्लॉट ही खरीद लेता है, जिससे कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना उससे, सिवाय इसके कि मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं कि जी यार मेरे पास अगर 5 रुपए होते तो मैं खरीद लेता, अब मेरे पास ये 5 रुपए वाली चीज जो 8 रुपए की होगी, मैं कैसे खरीदूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो कहाँ ठहरेंगे, उनके सर पे कोई साया नहीं है। तो ये इस वजह से जो ड्यूटेबल आइटम्स का जो कंसेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम आया है इन लॉ, ये आया फर्स्ट टाइम 2023 के एक्ट में, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 में, आप देखेंगे इसकी इंसर्शन हुई है। और इस पर्टिकुलर क्लॉज ई के तहत जिन चीजों के ऊपर हमने टैक्स लगाया है, ड्यूटी लगाई, वो हमने लगा दी 1 साल बाद 2024 में, जो कि 2025 में जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी प्रॉपर्टी की सेल परचेज की, उसके ऊपर ही आएगा। हम कल इस पर थोड़ा तफसील से और बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से रेट्स किस तरह से इस पे लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब रेट ऑफ ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की एक बड़ी खूबसूरत बात है जो सेक्शन 3 में मैंने आपसे एक चीज मिस की और मैंने आपको नहीं बताई। जो सेक्शन 3 है जिसमें चार्जिंग सेक्शन है हमारा, वो बेसिकली 15% एड वैलोरियम है। अब एड वैलोरियम का बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, प्राइस उसकी जो असेस्ड वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू है। लेकिन इसमें जो क्रिटिकल चीज है इसके अंदर रेट ऑफ ड्यूटी में, आपका सेल्स टैक्स एक्ट जो है, हम वापस उसी कंसेप्ट पे जाएंगे कि जी पॉजिटिव लिस्ट और नेगेटिव लिस्ट के कंसेप्ट पे जाते हैं। सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो हर चीज में 18% है, स्टैंडर्ड है, इसका भी स्टैंडर्ड है। जब स्टैंडर्ड है तो फिर हम क्यों कहते हैं और एज मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल। अब अगर हम सेल्स टैक्स एक्ट की बात करें तो उसमें कितने शेड्यूल्स हैं? 13 शेड्यूल्स हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर आप 4 समझे, 4 में से एक ओमिटेड है, लॉ से ही ओमिट हो गया, और जो 4th शेड्यूल है, और जो 2nd शेड्यूल है वो सेल्स टैक्स मोड से रिलेट करता है, जिसकी मैंने बात की थी कि अब उसकी वक़्त कोई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मतलब मैं कहूँ ना, ये इधर बहुत बड़ा गोदाम है, तो खाली गोदाम ही है, उसके अंदर आटे की बोरी भी नहीं रखी कोई, कि जिसके ऊपर जाकर उसके टैक्स होना था। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्स टैक्स जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, ये उन जिन चीजों पे लगनी है वो चीजें लॉ ने खुद बता दी, इन चीजों पे लगेगी, ये 20, 25, 50, 100। फिर लॉ ने कहा कि जी इन पे 15% लगेगी, या 15 लगेगी, या जो मैं कह दूं। तो आप अगर उस एक्ट को देखेंगे, अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं आपको क्विकली एक व्यू करा देता हूँ एक्ट का। आपने इस पे डाउनलोड किया ना बेटा एक्ट को? एक सेकंड, एक सेकंड। आई जस्ट वांट टू सी वेयर इट इज। अब ये आपका आ गया फर्स्ट शेड्यूल का, तो कोई क्विक रिव्यू देने के लिए, सॉरी, ओके मैं पहले पहुंच जाऊँ, करता हूँ बेटा। एट आप बता रही हो बेटे? सॉरी बेटा, यहाँ पर थोड़ी मुझे शायद आपकी हेल्प चाहिए। इसका कर्सर भी माशाल्लाह मुझे नजर नहीं आ रहा, कहाँ चला जाता है। आप कर दो बेटे, एक सेकंड प्लीज। मुझे भी नजर नहीं आ रहा। ओ माशाल्लाह, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे सवेरे की जी, मल्टीपल कमोडिटीज के लिए एक ही कमोडिटी के 10-20 इन्होंने एंट्रीज लगाई हुई है। जैसे ये एरेटेड बेवरेजेस को आप देखें, एडेड शुगर किसमें एक तो एरेटेड वाटर्स है जस्ट, उसके ऊपर एक सर्टेन। अब देखिए इसमें किसी पे भी 15% नहीं लिखा, जो कि ओरिजिनल लॉ के अंदर 15% का एक स्टैंडर्ड टैक्स रेट है। यहाँ पे आप देखें जो पहली एंट्री है उसके ऊपर 50% लिखा है। अभी आपकी रेड बुल है, ठीक है, आपका एरेटेड वाटर्स है उसमें 20% लिखा है, आपके दूसरे एरेटेड वाटर्स पे फिर 20% लिखा है। तो जब हमने लॉ ने एक बार पीछे कह दिया जी 15% है, तो फिर ये 20% कहाँ से हो गया? अब टोबैको को आप देखें तो 390 रुपीज तक का भी है पर केजी, फिर 65% का भी आपको नजर आएगा।
तो जबकि एंट्रीज आप देखिए कितनी है, मुश्किल से कोई 70-80 एंट्रीज होंगी। पेट्रोलियम का भी आप देखें तो कितने नंबर, नेचुरल गैस एंड गैसियस स्टेट, अदर पेट्रोलियम, ये सारी रिलेट करती है बेसिकली पाकिस्तान कस्टम टैरिफ की चैप्टर 1 टू चैप्टर 97 से, जो कि गुड्स से मुतालिक है। तो उसके अंदर वहां पे तो कोई 10,000 एंट्रीज होंगी, उसमें से हमने कोई 100 एंट्रीज उठा के यहाँ रख दी है, जिसके ऊपर हमने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू की हुई है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, मैं आपको सिर्फ दिखाना ही चाह रहा था कि जब एक तरफ हमने 15% कह दिया, तो फिर हमने शेड्यूल के अंदर जाके अलग से भी उनके रेट्स दिए, वो डिपेंडिंग के जी किसके ऊपर, लेट से कितनी इंपोर्ट हमारे पाकिस्तान की ज्यादा है, किस कमोडिटी की ज्यादा प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, और किस कमोडिटी की कितनी इंजुरियस टू हेल्थ है, ताकि उसके इस्तेमाल को डिसइंसेंटिवाइज किया जाए। भाई मैं सिगरेट ना पीऊँ ना, अगर मैं 50 रुपए का मिलता था तो मैं दिन में एक पैकेट पी लेता था। अब 500 रुपए का वो हो गया सादा, जो मैं सादा लेता था वो 500 रुपए, तो दिन में एक सिगरेट पीऊँ, तो मेरी जब पॉकेट पे हिट पड़ेगी, यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता 450 रुपए एक्स्ट्रा देना, तो फिर मैं क्या करूंगा, आई वुड ट्राई टू क्विट स्मोकिंग। तो ये एक इकोनॉमिस्ट और जो आपके इन्वायरमेंटलिस्ट और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इनकी एक जंग रहती है इन इश्यूज पे। तो इसमें मैं सिर्फ आपको जस्ट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ के जी किस तरह से ये। अब आप इसमें देखिए टोटल कितनी एंट्रीज है, वैसे खत्म हो गई एंट्रीज आपकी। टोटल हमारी एंट्रीज है जनाब 63, लास्ट वन इज लुब्रिकेटिंग ऑयल, अब उसमें 5% है। अब इसमें ऐसी चीजें नहीं है जिसमें अमाउंट रुपीज फिक्स लिखे हुए, जैसे हमने 390 रुपीज एक टोबैको की कमोडिटी का पढ़ा कि जी 390 रुपीज है। तो जो बात अगर हम वापस प्रेजेंटेशन पे जाएं, तो जिस स्लाइड पे हम खड़े थे रेट ऑफ ड्यूटी की हम बात कर रहे थे, तो रेट ऑफ ड्यूटी पे मैं यही आपसे गुजारिश करना चाह रहा था कि एक तो लॉ ने खुद स्टैंडर्ड बता दिया हमें 15%, दूसरी तरफ से लॉ ने कहा कि जी या फिर जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखा हो, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इतनी वेरिएशन है, तो आप जब अपने टैक्स पेयर का केस देखें, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप वहां पे गिवन ड्यूटी रेट भी देखें। एक तो आप कमोडिटी डिटरमिन करेंगे कि मेरा जो टैक्स पेयर जिस कमोडिटी में इंगेज्ड है, कि जिस सर्विस में इंगेज्ड है, वो पर्टिकुलर कमोडिटी, वो पर्टिकुलर सर्विस जो है वो एक्साइजेबल है कि नहीं। फिर उसी पर्टिकुलर कमोडिटी और उसी पर्टिकुलर सर्विस का टैक्स रेट, एक्साइज जो ड्यूटी रेट वो कहते हैं, टैक्स रेट नहीं, इसमें ड्यूटी रेट हम कहते हैं, ड्यूटी रेट है कितना। हमने भी मतलब हो सकता है उसमें 2.5% हो, 3% हो, 5% हो, जैसे अभी हमने फर्टिलाइजर को देखा 5%, 5% हो, और मेरी नादानी की वजह से टैक्स पर को मैं कहूँ हाँ यार तुम 15% पे कर दो, तो ये मेरी प्रोफिशिएंसी या पुअर कॉम्पिटेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है कि मुझे कितना पता है अपने लॉ का। वो तो उसने देखिए, जो इम्पोर्ट है वो जिम्मेदारी है कस्टम्स वालों की, पहली चीज। उन लोगों ने इंपोर्ट के स्टेज पे एफईडी वैसे ही रिकवर करना है जैसे उनके लिए कस्टम ड्यूटी रिकवरी है, तो वो तो उसका हेडेक हो गया ना। अनलेस यू कोई फील्ड में हमारे हमीद शेख साहब जैसा कोई बड़ा काबिल अफसर बैठा हो, उसने डिटरमिन कर लिया कि भाई ये तुम्हारी चीज जो थी एक्साइजेबल थी, तुम वहां पे नहीं दे के आए इंपोर्ट स्टेज पे, लेकिन ये तुम्हारी चीज 100% एक्साइजेबल है, ना यू हैव अ पॉइंट कि आप कंफर्म करोगे कि मेरी फर्स्ट शेड्यूल में फॉल करती है कि नहीं करती। ठीक है, वो मैं जो से मैंने आपसे शुरू में बात की कि मैं कस्टम लैब से, क्योंकि देखे ना मैं वापस जाऊंगा जी इसके पास कायनात बेटी के पास कस्टम लैब में कि जी आप डिटरमिन करें, फिर आपने मुझे पहले स्टेज पे क्यों नहीं, इंपोर्ट स्टेज पे क्यों नहीं मुझे एफडी चार्ज किया था। ठीक है ना, आप भी तो ऐसे उठा के मेरे हामिद शेख के कहने पे पैसे तो नहीं दे देंगे ना। यू हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ योर टैक्स पेयर, जो आपका क्लाइंट है, तो उसके राइट्स और उसकी जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने के लिए यू हैव टू लुक फॉर द लीगल प्रोविजंस ऑफ द लॉ कि जी उसमें है क्या, तो वो आप देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। और अगर वहां बनता होगा तो आपके आइंदा की इंपोर्ट में, लेकिन देखिए दिस इज द प्रॉब्लम फॉर कस्टम्स देन। मैं एज अ टैक्स ऑफिसर अपने दफ्तर में बैठ के कस्टम वालों को लिखूंगा ये कमोडिटी आपने अमजद की कैसे छोड़ दी, तो उनके लिए मसला नहीं है। तो इस तरह की इंपोर्ट स्टेज पे तो इसके बहुत कम चांस होते हैं कि वो, क्योंकि जिस तरह का हमारा सिस्टम है वीबॉक वगैरह है, उसमें बहुत ही कम चांस है। आई डोंट सी एनी सच थिंग हैपनिंग। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा सेक्शन 3 को ही ज्यादा मैंने वो किया है, क्योंकि जो गवर्निंग पार्ट है इस पूरे लॉ का, क्योंकि इसमें नहीं और बहुत सी चीजें, द पॉइंट इज कि इसमें बहुत सी और चीजें ऐसी हैं
जो कि ओवरलैप हो रही हैं आपकी सेल्स टैक्स एक्ट के साथ। तो इन गिवन टाइम जिस चीज को हमने ज्यादा समझने की जरूरत है वो सेक्शन 3 के जो रेवलेंट है और जो फर्स्ट शेड्यूल को, इसको हमें ज्यादा समझने की जरूरत है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अब ये ड्यूटी चार्ज कैसे होगी, किस पॉइंट पे चार्ज होगी और उसकी पेमेंट का मैकेनिज्म क्या होगा। अब हमने देखा कि हमारे पास 3 कैटेगरीज आई थी। क्या 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 3 चीजें आई थी आपने तो कोई बताएगा कि गुड्स, एक्साइजेबल गुड्स है, एक्साइजेबल सर्विसेज है और एक्साइजेबल आइटम्स हैं, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी और शुगर आ गई। अच्छा, एक्साइजेबल गुड्स की जो कलेक्शन होगी वो तो जैसे अभी आपने बात की और मैंने आपसे वजाहत पेश की अपनी तरफ से कि एक्साइजेबल गुड्स जो हैं वो अगर इंपोर्ट हो रही हैं तो इंपोर्ट स्टेज पे वो इस तरह से उनकी ड्यूटी चार्ज होगी एज इफ के वो कस्टम का हिस्सा, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स है। जो जीडी हमारी बनती है, जीडी में तमाम टैक्सेस चार्ज हो जाते हैं। जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो आपने गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म एक सबमिट करना होता है। गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म में आप बताते हो कि मैं ये 100 टन फला चीज ला रहा हूँ, ये मेरी चीज जो है इसका ये टैरिफ है, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल मार्केट से जहां से वो उठाई है, चाइना से मैंने उठाई, तो उनके मुल्क में वही टैरिफ चल रहा है जो मेरे पास है। तो मैंने होमोजेनाइज टैरिफ जो है रेट टैरिफ डिक्लेयर कर दिए। आप मेरी इस चीज को असेस करें, ये पहुंच गया, कंटेनर मेरा आ गया, तो काइंडली आप इसका जो भी इसका टैक्स बनता है मुझे वर्कआउट करके, तो ये मैं वीबॉक पे डालता हूँ अपनी डिक्लेरेशन। वीबॉक मुझे मेरी डिक्लेरेशन के मुताबिक उसकी वैल्यूएशन करता है, असेसमेंट जिसको वैल्यू असेस्ड कहते हैं, उसके ऊपर जो जो टैक्सेस बनते हैं वो सारे लगाता है, स्टार्टिंग विद कस्टम ड्यूटी, देन एफईडी, सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स। ये इस तरह से इसका होता है। थोड़ा सा हाँ, ये चीज मैं आपको जरूर गुजारिश करूँ, ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको बेटा हम एक सेकंड ऊपर कर सकते हैं और ये नजर आएगा अगर मैं कुछ इस पे लिखता हूँ। ये चीज थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आपने अच्छी बात छेड़ी। इसको बेटा थोड़ा सा स्क्रीन को आप ऊपर। अच्छा, है क्या कि जो एक चीज है हमने इंपोर्ट की, उसकी वैल्यू है, आवाज आ रही होगी इस पे पक्का? ओके। अब उसकी वैल्यू जो है जी वो है $10,000। मैंने चाइना से ये चीज इंपोर्ट की है, कमोडिटी ए बी सी कमोडिटी एक है, मैंने इंपोर्ट की है और इसकी जो है वो 10 टन मैंने इंपोर्ट की है। फी टन उसकी कीमत जो है वो $1,000 है। तो 10 टन इंपोर्ट करने पे $10,000 मैंने उसकी वैल्यू है। अब ये वैल्यूएशन ऑफ द गुड हो गई। चाइना पे मैं जब मैंने वहां से उठाई थी तो वहां उनके लिए एक्सपोर्ट थी, यहाँ जब आई है तो इसकी ये हमारे लिए इंपोर्ट हो गई पाकिस्तान के लिए। अब मैंने इसकी जीडी फाइल कर दी, उसके अंदर मैंने सारी चीजें लिख दी, ये डिटेल्स ऑफ द गुड्स लिख दिया कि जी क्या चीज है वो, उससे वो उसका जो टैरिफ कोड होता है वो उससे डिटरमिन करते हैं, जिसको पाकिस्तान कस्टम टैरिफ जिससे कर ले, वो उसका जो भी बनेगा वो जीडी खुद उसमें एंट्री में कर दूंगा, जी ये मेरी गुड जो है 1001.101 है, जो भी उसका कोड है। आ गई जी, ये लिख दिया। फिर मैंने उस पर क्वांटिटी डाल दी, उसके ऊपर मैंने वैल्यू, मेरी इंपोर्ट वैल्यू है वो मैंने डाल दी। तो मेरा जो वीबॉक्स सिस्टम है हमारा पाकिस्तान का, थोड़ा सा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को थोड़ा सा टच कर लेते हैं यहाँ से, कुछ अंदाजा हो जाएगा। वो इसके ऊपर जितने भी टैक्सेस बनते हैं वो चार्ज करेगा। सबसे पहले वो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेशन करेगा। वैल्यू डिटर्मिन करने का मतलब ये है कि यार मैं जब कह रहा हूं कि मैंने ये चीज जो है चाइना से उठाई, मैंने तो वहां से उठाई थी $1,000 फी टन पे। जब मैं सोना ले आया $1,000 फी टन पे, सोना आ जाएगा क्या? वहां से तो मैंने स्मगल करके किसी तरह से उनके पोर्ट से निकलवा लिया, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। लेकिन ऐसी बहुत सी कमोडिटीज होती है, जेन्युइन माल होता है, उसको अनयूज्ड माल होता है, हम कहते हैं कि ये यूज्ड लाया हूं। साबित चीज होती है, मैं कहता हूं कि मैं इसको स्क्रैप लाया हूं। तो वो वैल्यू डिटर्मिनेशन करते हैं कि जी आपकी जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो कितनी ठीक या गलत है। तो मैं आपकी वैल्यू डिटर्मिनेशन करता हूं और वो वैल्यू डिटर्मिनेशन को कहते हैं असेस्ड वैल्यू। अब जितनी भी टैक्सेशन होनी है ना इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे, वो इस असेस्ड वैल्यू पे होनी है। मेरी डिक्लेयर्ड वैल्यू $10,000 थी, वो गई भाड़ में इंस्टॉल कर दी। आपके सामने एक छोटा सा मैं केस बताता हूँ, अब मुझसे ज्यादा। एमजी मोटर्स ने जब गाड़ी नहीं लाया था तो $4,000 की उसने अंडर वैल्यूएशन की। $4,000 की गाड़ी आप लगाओ हिसाब, अगर उस वक्त जब ये नई आई थी तो ₹120 या ₹124 का डॉलर था, 140 था। 4,000 से उसको जरब दो, ठीक है, 4-5 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का फर्क पड़ जाएगा। अब लेट से
8 लाख का फर्क, 10 लाख का मिसाल देता हूँ, किसी चीज पे फर्क हो, वो 100 की तादाद में आ जाए, और तो 10 करोड़ हो गए। अब उस पर टोटल टैक्सेशन होनी है कोई, मिसाल देते हैं कोई 35%, तो 10 करोड़ का 3.5 करोड़ का टैक्स उसने एक कंसाइनमेंट में गायब कर दिया। और ऐसे साल में 20 कंसाइनमेंट हो, 50 कंसाइनमेंट हो, और 100 लोग ऐसे मुख्तलिफ हो जो जो इस तरह की डिफरेंट कंसाइनमेंट्स लाते हो, तो अंडर वैल्यूएशन का फिर ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये थोड़ा सा मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले पार्ट को थोड़ा टच करने की कोशिश की। वैल्यू डिटर्मिनेशन के बाद जो भी इसकी असेस्ड वैल्यू डिटर्मिन हो गई, अब ये हमारे सिस्टम ने की है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी एक तरह से इट हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी एंड द ओनरशिप ऑफ द वैल्यू डिटर्मिन्ड बाय इट्स ओन डिपार्टमेंट, सिस्टम्स और मशीनरी। विभाग हमारा सिस्टम है, किसी प्रोसेस से गुजर के उसकी वैल्यू असेसमेंट हो गई, तो वैल्यू असेसमेंट हो गई तो सबसे पहले उसके ऊपर लगता है कस्टम ड्यूटी। लेट्स से उस चीज की जो कस्टम ड्यूटी थी वो 5% थी, जो भी उनके लॉ के अंदर गिवन होगा। अगला जो उसका होगा, एक और उसको कहते हैं आरडी, रेगुलेटरी ड्यूटी। लेट्स से वो कहते हैं जी इसी कमोडिटी के ऊपर लॉ ने, जैसे हम फर्दर ड्यूटी लगाते हैं इधर, तो लॉ ने उनके क्या किया कि नहीं जी 5% ये भी, तो इसके ऊपर 2% लगा दो। नेक्स्ट जो अब जो चार्जेबिलिटी ऑफ एनी टैक्स या ड्यूटी होती है वो एफईडी होती है। एफईडी हमारी अगर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट है, जो भी उसका रेट है, लेट्स से को 15% है। अब इसने यहाँ पे लेट्स से, अब ये 15,000 इसकी वैल्यू हो गई, तो 15,000 के ऊपर ये 5% एक टैक्स लगा, 2% इस पे एक और टैक्स लगा। लेट्स से अब इसकी वैल्यू, अब इसकी आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ दिस, अब इसकी वैल्यू हो गई 20,000 आफ्टर। अब जो इसके ऊपर टैक्स एफईडी लगना है वो 20,000 में लगना है, ना कि इस पे या इस पे। असेस्ड वैल्यू के बाद उसके अंदर टैक्स इनकॉर्पोरेट हो गया। नेक्स्ट कंपोनेंट इसका होता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स लेट से हमारा 18% है, प्लस हमारा 3% जो वैल्यू एडिशन टैक्स कमर्शियल इंपोर्टर का होता है वो लगे। वो अब 20 से 15% आप कर लोगे तो तकरीबन $23,000 हो जाएगा। तो $23,000 के ऊपर इसने 18% लगना है। लास्ट में हमारा आ जाता है कौन सा, इनकम टैक्स। अब इसके ऊपर जब 18% लगा तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये होगी, लेट से $35,000 की वैल्यू इसकी हो गई, तो 15% 35,000 पे अब ये कमर्शियल इंपोर्टर के लिए हमारा जो टैक्स रेट है वो तकरीबन 5.5% है। तो ये 5.5% जो रेट लगना है वो इस पे लगेगा। मैं आपको द फ्लो ऑफ द वैल्यूएशन बताना चाह रहा हूं, क्योंकि वैल्यूएशन के बाद उसका कंबाइंड इफेक्ट होता है टैक्सेशन का। पहले तो वैल्यू डिटरमिन हुई, वैल्यू डिटर्मिनेशन के बाद उसके ऊपर जो फर्स्ट चार्ज है वो कस्टम्स का है, और कस्टम्स की ही आरडी, जिसको रेगुलेटरी ड्यूटी कहते हैं, वो कस्टम्स का ही हिस्सा होता है। जैसे हमारा फर्दर टैक्स और ये कमर्शियल टैक्स, वो अपना वैल्यू एडिशन टैक्स हम लगाते हैं सेल्स टैक्स में, तो कस्टम्स की लॉ के मुताबिक उनके पास एक प्रोविजन होता है जिसको कहते हैं आरडी या रेगुलेटरी ड्यूटी। वो इंपोर्ट स्टेज पे उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी उन्होंने। अब इसकी कीमत 15,000 से इन दो टैक्सेस के लगने के बाद होगी, मिसाल देते हैं 20,000, तो $20,000 के ऊपर इसके ऊपर लग गया एफईडी जो कि 15% है, तो $3,000, तो 23,000 हो गया। सेल्स टैक्स 18% है, तो 23,000 का अगर आप 18% निकालेंगे इट विल बी लाइक 3600, 36 और 5,500 और तकरीबन कोई 27,000 $28,000 के करीब हो जाएगा, $27,000। तो $27,000 पे हम आ गए इधर। अब इस पे 5.5 लग गए। अब अगर एक कन्वेंशनल विजडम क्या है हमारी इंपोर्ट्स की नजर से, अगर हम देखें थोड़ा इंपोर्ट को, मैं यार तुमने छेड़ दी बात तो बता रहा हूँ। कन्वेंशनल विजडम ये कहती है कि यार ये जो 5.5% लगना है ना, ये इस डिटरमिन्ड वैल्यू पे लग जाए बस। ये टैक्स के ऊपर टैक्स आ रहा है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। मैंने 1 लाख रुपए बैंक में रखा 10% फिक्स पे, अगले साल वो 1,10,000 हो गया, मैंने नहीं निकाला, जैसे वहीं पड़े, अगले साल फिर उस पर अब 11,000 का मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अब वो 1,21,000 हो गया। तो जो ये जो हमारा टैक्स की जो फ्लो है, इट स्टार्ट्स विद द फाइलिंग ऑफ द जीडी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की टर्म्स में जीडी की फाइलिंग पे शुरू होता है। जीडी की फाइलिंग के साथ उसकी डिटेल्स के अलावा पीसीटी इज द मेन थिंग, जो कि क्वांटिटी एंड पीसीटी डिटरमिन्स
कि जब इसकी वैल्यू ठीक है कि नहीं है, वहां से इसकी एक असेस्ड वैल्यू वर्कआउट होती है। असेस्ड वैल्यू से हम चले जाते हैं, उसकी फर्स्ट चार्ज ऑफ द ड्यूटी होता है कस्टम ड्यूटी, सेकंड होता है आरडी रेगुलेटरी, थर्ड होता है एफईडी, फोर्थ होता है सेल्स टैक्स, फाइनल होता है इनकम टैक्स। ठीक है। अब अगर मैं वैसे इसको ले लूं तो 15% में मैंने क्या किया, 5% एक लगाया, फिर 15% पे ही मैंने 2% लगाया, फिर 15% पे ही मैंने 15% लगा दिया एफईडी का, फिर इसी 15 पे मैंने 18% लगा दिया सेल्स टैक्स का, इसी 15 पे फिर मैंने 8.5 रुपए 5.5% लगा दिया इसका इनकम टैक्स का। अच्छा, अब इस एक्सेल पे आप इसको करके देखो तो आपका हो सकता है कि टोटल टैक्सेशन जो है ये तकरीबन ले दे के बन जाए लेट्स से $6,000, 15,000 के ऊपर $6,000 आ गई। लेकिन जो इफेक्टिव टैक्स रेट टैक्स होगा वो 6,000 नहीं होगा, 9,000 के करीब होगा, क्योंकि वो उसके अंदर शामिल होते गए और उसके ऊपर टैक्स लगता गया, शामिल हुआ उसके ऊपर टैक्स लगा। ठीक है, ये एक अगला सेक्शन है। इसको आपने सेल्स टैक्स में इसको नहीं देखा? अच्छा, ये चीज उसमें भी है, तकरीबन 35 प्लस हो जाता है, 35 प्लस हो जाता है, नहीं आता। ये तो लॉ ने कह दिया ना। अब लॉ अगर मुझे एक लम्हा मुझे मिले, मैं आपको सेक्शन को कोट भी कर देता हूँ। वो वीबॉक में जो हमारा जो एफपीआर का सिस्टम है ना इंपोर्ट्स का, उसको वीबॉक कहते हैं। वीबॉक सिस्टम में उसकी जैसे असेस्ड वैल्यू वो निकालेगा, जैसे निकालेगा उसकी जो असेस्ड वैल्यू को क्वांटिटी से वो मेकअप करके, वो वर्कआउट करके आपकी टैक्सेशन खुद ही वहां पे सॉर्टिंग होकर नजर आ रही होगी। मैं आपको कोशिश करता हूँ मुझे लॉ याद, सेक्शन याद आ जाए तो मैं आपको भी दिखा भी दूँ। सॉरी बेटे, मुझे याद नहीं है, सॉरी, सॉरी फॉर दिस इग्नोरेंस। कौन सा? वो सेल्स टैक्स में भी है, इनकम टैक्स में, इसमें एफईडी में भी है। चार्जेबिलिटी का देखिए ना, क्रोनोलॉजी बनाइए ना कि कौन सा प्रेफर्ड टैक्स है, नेक्स्ट प्रेफर्ड प्रायोरिटी किस टैक्स की सबसे पहले होगी, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ। मैंने अभी आते हुए इसको जरा दोबारा मैंने हमारे पास इधर किताब भी होगी, मैं लाया था किताब अपने साथ। सीबीआई वन कस्टम वीबॉक्स से पुराना है। लेट मी सी, मैं इसको सेक्शन को डिग आउट करके सुबह आपके कल जब इंशाल्लाह हम बात करेंगे तो मैं आपके साथ इस सेक्शन को दोबारा बताऊंगा, सेक्शन नंबर बता दूंगा। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, सिस्टम निकाल के देते हैं, हाँ हाँ। सॉरी, देखिए जहां फटा होगा तो वहां तो मैनुअली भिजाना पड़ेगा। एक्चुअली इस तरह से होता है, देखें प्रैक्टिकली मैं आपको बात बताऊं क्या होता है। मोर देन 80% ऑफ दी गुड्स जो हैं, मोर देन 80% ऑफ द गुड्स जो हैं, इंपोर्ट्स जो हैं, वो डायरेक्ट आपकी उससे हो जाती है, वीबॉक्स से वर्कआउट हो जाती है। ठीक है, बल्कि वीबॉक्स तो सबका ही देता है, लेकिन मैं अगर कन्फ्रंट करूं कि यार ये आपके ओवर, नहीं नहीं, मैं कन्फ्रंट करता हूँ कि आपने जो है वो मुझे ओवर चार्ज किया है, वीबॉक्स सही नहीं है, तो अगर तो मैंने कोई एक अनोखी चीज मंगवाई, अब देखो ना, ये कंप्यूटर जो है, ये साल में मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 10,000 आते हैं और 10 आदमी इसको मंगवाते हैं, तो इसकी एक वैल्यू जो पहले बंदे के लिए फिक्स हुई थी, अगर डॉलर वही का वही खड़ा है तो आज भी वही वैल्यू होगी ना इंटरनेशनल मार्केट में। बिला वजह कम क्यों? देखो, टैक्स पेयर का या जो इम्पोर्टर है उसका उसका लालच क्या है? उसकी लालच होती है कि मैं इसको अंडर वैल्यू करूं ताकि टैक्स रेट मेरे ऊपर कम पड़े, टैक्स की जो इंसिडेंस ऑफ द टैक्सेशन है दैट वुड गो इन हिज फेवर, लेसर टैक्स पे वो उसको ला रहा है। तो ये फिर एज टैक्स ऑफिसर्स या कस्टम्स ऑफिसर्स फिर हम लोगों की जिम्मेदारी होती है, और सिस्टम एक उसको जो टू द ओवर द टाइम उसके अंदर हमने वैल्यूज फिक्स की हुई होती है, वहां से वो उसको बना लेता है। अब अगर इस कंप्यूटर की वैल्यू क्यों चेंज होगी पूरे साल में, अगर डॉलर भी वहीं खड़ा है 280 रुपए पे, इंटरनेशनल मार्केट में भी कोई चीज चीज नहीं आई। अब अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने तो इसको जो है वो कोरिया से स्क्रैप पे उठाया है, डिपार्टमेंट कहता है भाई ये तो नया है, पूरे डब्बे में आया हुआ है। यहाँ इस इन एरियाज में जाके
फिर वीबॉक्स से हट के इसकी स्पेशल एग्जामिनेशन होके डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू होती है, जिसमें हमारा पूरा कलेक्ट्रेट ऑफ वैल्यूएशन अलग से होता है जो कि इसकी वैल्यू डिटर्मिन करता है। ठीक है जी। 100% बढ़ती है, वो तो हमें कम करके बेटा इसके अंदर देखना, देयर आर सो मेनी, मैं क्या आपसे कहूँ, एक तो ये कस्टम्स की डोमेन है सबसे पहली बात, लेकिन देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स। मैंने आपसे जैसे गुजारिश की कि एमजी वाला कहता है कि जी ये गाड़ी मैं $20,000 में लेके आया हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में वो गाड़ी जो है $25,000 में बिक रही है, तो तुम क्यों 20,000 तुम्हारे को, मतलब व्हाट इज द स्पेशल रिलेशन यू हैव विद द एमजी पीपल, तुम्हें क्यों $5,000 सस्ती दे रहे हैं? ठीक है ना। ये तो केस खत्म हो गया था, ये एमजी वाला वाला केस खत्म हो गया था, क्योंकि वो जो पहले मैं, मेरी गुजारिश समझिए, मैं मिसाल दे देना चाह रहा हूँ आपको कि उसके ऊपर चार्ज तो एक बन गया ना, अब वो उसे कैसे डिटरमिन किया डिपार्टमेंट को आके कि जी मेरे $5,000 ये पुराने रेट्स से मैंने खरीदा हुआ था, और सब मेरा, मुझे टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ द केस। ओके बताएं प्लीज। उसमें ये हुआ था कि उन्होंने एक पहले जो कंसाइनमेंट उसमें सिर्फ उन्होंने कुछ 1100 जो है गाड़ियां वो एज अ टेस्ट पर्पस जो उन्होंने यहां पे अपना यूनिट बनाना था, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ ठीक है। उसको कंपनी ने दूसरे मार्केट से सस्ती दिया। कस्टमर वाले जो आप बता रहे हैं उनसे यही पूछ रहे थे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट देना है, जो आपने उनसे बारे में किया। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, लिहाजा नहीं बता सकते। तो उस पे उन्होंने दो केस बनाए थे, एक वो 1100 वाला बनाया था। ओके। उसके अलावा उसके बाद उन्होंने पहले 104 घड़ियां टेस्ट पर्पस के लिए बनवाई थी। ठीक है। उनकी पहले डिक्लेयर हो चुकी थी, वो शायद को कासिम से। ओके। वेस्ट वालों ने मसला किया था। ओके। वो फिर एसआर में उनके डिसाइड हो गया, उनके फेवर में हो गया डिसाइड। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मतलब नहीं, उसमें बड़ी बहस हुई थी तफसील में। देखो बगैर बहस का तो कोई होता भी नहीं, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह या तो देखो केस हम अच्छा नहीं बनाते, या जो है हम अगलों की बात मान जाते हैं। लॉ हमें फैसिलिटी देता है, जैसे आपने पहले ही बताया था कि हम फैसिलिटी इसलिए देते हैं ताकि हमारे सही प्रोडक्ट हो। ठीक है। वो कह रहे थे हम यहाँ पे यूनिट बनाएंगे, तो यूनिट बनाने की वजह से ये $5,000 सस्ती पड़ी, और चाइना वालों ने सस्ता दिया था। चलो ठीक है, दे मस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड द केस देन, एंड द वंस दे हैव एस्टैब्लिश्ड, लेकिन देखिए इन केस दे कुड नॉट एस्टैब्लिश, फिर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इफ आई कुड नॉट एस्टैब्लिश माय केस, और मैं अपनी बात सही साबित नहीं कर पाऊँ, वो एग्रीमेंट नहीं दिखा पाया या कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस में नहीं दे पाया, तो फिर तो मैं $5,000 के अंडर वैल्यूएशन में फंस गया ना। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर कि प्रैक्टिस करते हुए वी आर सपोज टू बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स, कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं अपने जब क्लाइंट को किस तरह से गाइड करना है। ठीक है जी। तो हमने बात की इंपोर्ट स्टेज की बात कर ली, फिर ये प्रोडक्शन स्टेज। अच्छा इसमें एक बड़ा फाइन लाइन है जो टाइम ऑफ लेवी ऑफ ड्यूटी के हवाले से, जो सेल्स टैक्स और इसमें एक फर्क है। मेरे ख्याल है वो बात करके इसको रोकते हैं, कल फिर हम यहां से आगे चलेंगे। ठीक है। वो फाइन लाइन क्या है? सेल्स टैक्स एक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? नहीं देखिए, जो टैक्स जो होता है ना, टैक्स तो चार्ज होना है टाइम ऑफ सप्लाई पे, ठीक है ना, एक ट्रांजेक्शन की अकरेंस पे। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट की शक्ल में होता है, या शिफ्टिंग ऑफ द गुड्स पे होता है, या टाइटल चेंज पे होता है? शिफ्टिंग ऑफ द गुड्स टू द बायर। मैंने आज आपके साथ एक सौदा तय किया, आप एचपी के डीलर हैं, आप मुझे 200 कंप्यूटर्स देंगे जून तक, हर महीने मुझे 20-30 कंप्यूटर्स देंगे, मिसाल देता हूँ, ठीक है। और इन 200 कंप्यूटर्स की टोटल जो मैंने आपको प्राइस पे करनी है, लेट से 30 लाख रुपए करनी है, 1.5 लाख रुपए की कंप्यूटर, सॉरी ज्यादा हो जाएगी, कितनी होगी जो भी, मतलब मिसाल दे रहा हूँ 2 लाख रुपए का, तो उसमें तकरीबन 4 करोड़ रुपए की टोटल पेमेंट मैंने आपको करनी है 200 कंप्यूटर्स की। अब यहाँ से 8 महीने हैं, मैं आपको, आप कहते हैं नहीं मुझे इनिशियली एक मोबिलाइजेशन फंड चाहिए, मैं कहता हूँ चलिए ऐसा करें, मैं आपको 20 कंप्यूटर्स की यानी कि 40 लाख रुपए मैं आपको आज पे करता हूँ, हर महीने आप मुझसे 40 लाख रुपए लेते जाइएगा, 5 महीने में या 10 महीने, वॉट एवर जो भी उसका मैथमेटिक टाइम चार्ट बनता है,
इतने अरसे में हमारी टोटल कंप्यूटर्स की ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी और आप मुझे इसी प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर्स देते जाएंगे। अब आपने मुझे हर कंप्यूटर पे सेल्स टैक्स भी चार्ज करना है, जो हमारी एग्रीड है, ठीक है। अब 4 करोड़ रुपए के उन कंप्यूटर्स की जो फर्स्ट सप्लाई है वो होनी है जी 45 डेज के बाद, लेकिन उसकी जो फर्स्ट पेमेंट है मैं आपको आज कर रहा हूं। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो डिलीवरी ऑफ गुड्स पे नहीं होगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया पेमेंट पे। अब मैं कहता हूं यार मुझे भाई माल चाहिए क्रेडिट पे, 10 कंप्यूटर मुझे दे जाओ, 10 दिन बाद आके मुझसे पैसे ले लो। तो डिलीवरी पे अब सेल्स टैक्स की टाइम ऑफ सप्लाई आती है, विच एवर इज अर्लियर, सेल्स टैक्स इस तरह से करता है। लेकिन इसमें चीज क्या हुई, चीज ये हुई कि मेरी वो जो चीज है, गुड्स है, जो मैंने खरीदी या बेची, उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन हुई या चेंज ऑफ हैंड्स हुआ। ये थोड़ा फाइन लाइन है, उसके अंदर या तो कंसिडरेशन हुई या चेंज ऑफ हैंड्स या चेंज ऑफ टाइटल हुआ। चेंज ऑफ टाइटल हो गया ना, आपने 10 मुझे दे दिए पहले से, तो आपने कह दिया अब्दुल कादिर शेख तुम्हारे 10 कंप्यूटर हुए, इसके पेमेंट तो मुझे 15 दिन बाद दोगे। चेंज ऑफ टाइटल हुआ या चेंज ऑफ हैंड्स हुआ या उसकी कंसिडरेशन पहले हो गई, दो चीजों में से एक होगी। विच एवर इज अर्लियर जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट कहता है। अब ये क्यों कहता है, क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन तो हो सकता है 6 महीने बाद मटेरियलाइज हो, इस ट्रांजेक्शन पे जो टैक्स ड्यू है वो मुझे सरकार कहती है आज पे करो, ऑन द टाइम ऑफ सप्लाई। आज से मुराद जो भी टाइम ऑफ सप्लाई आपने पे की, आपने 28 तारीख को टाइम ऑफ सप्लाई हुई है, आपका जो टैक्स की पेमेंट होगी, जो फर्स्ट रिटर्न फाइल होनी है उसके बाद, वो कब होनी है भाई, 15 तारीख को, ठीक है ना। तो आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने 10 तारीख को जब आपने एनेक्सर सी फाइल किया कि जी मैंने इसको कादिर शेख को 10 कंप्यूटर, या एनेक्सर ए फाइल कर दिया करेगा कादिर कि जी मैंने इससे 10 कंप्यूटर खरीदे। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंस टू अंडरस्टैंड इन टैक्सेशन, इन ड्यूटीज। इंपोर्ट्स में तो सिंपल है ना कि आपने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट आपका हो गया, ड्यूटी चार्ज हो गई, टाइम ऑफ ड्यूटी लेवी। एफईडी में या सेल्स टैक्स में जो ओपन मार्केट हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो जिसमें कोई सरकार ने कोई नाका नहीं लगाया हुआ, इंपोर्ट तो नाके वाली बात है ना भाई, पोर्ट पे बैठे हुए हैं हमारे भाई, नाका लगा दिया भाई तुम चीजें नहीं लेके जा सकते जब तक तुम इसका टैक्स नहीं जमा कराओगे। लेकिन वो चीज अगर मार्केट में आ गई तो ओपन मार्केट में, या तो कोई बॉर्डर शॉर्डर का सिस्टम नहीं है विद इन द मार्केट्स। बोल्टन मार्केट में या जुड़िया बाजार में ऊपर वाले फ्लोर वाला है, नीचे वाले को 50 करोड़ की सेल एक हाथ से कर देता है, ठीक है। यहाँ पे जो ड्यूटी का स्टेज है ना मेरे भाई, वो है बिसाइड्स के इंपोर्ट, जो इनलैंड जो है वो है जिस वक्त आपकी चीज में आपकी दूध को छोड़ा। मैं पेप्सी का यूनिट रखता हूं साइट में, मेरा गोदाम है गुलशन मेवार में, 10,000 पेप्सी मैंने आज प्रोड्यूस की। पेप्सी जो है वो एक्साइजेबल कंपोनेंट कंपोनेंट है, ठीक है ना, एक्साइजेबल गुड है, सॉरी। अब सेल्स टैक्स की हद तक मैंने अपना माल उठा के पीछे गोदाम में रख दिया है भाई, 2 महीने बाद मैं उसको वहां से निकालूंगा। मुझसे, सॉरी मैं आपका नाम भूल जाता हूँ, वजी भाई जो है हैदराबाद में, वो 10,000 पेप्सी लेते हैं, लेकिन 2 महीने बाद इनको चाहिए, तो मैं इनको 2 महीने बाद बेचूंगा। हमने आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, न मैंने इनसे पैसे लिए, न मैंने इनको गुड्स ट्रांसफर की, तो मैंने इसके ऊपर आज सेल्स टैक्स कोई नहीं देना। लेकिन जिस दिन मैंने फैक्ट्री से उठा के उसको गोदाम में रखा, मेरे ऊपर ड्यूटी एफईडी चार्ज हो गई। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, इट बिकम्स ड्यू ऑन प्रोडक्शन और ऑन लीविंग द फैक्ट्री गेट। ये फाइन लाइन है सेल्स टैक्स की और इसकी एफईडी की। पेमेंट इसकी फैक्ट्री गेट से निकला, पीछे गोदाम में चला गया माल, पेमेंट इसकी सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ ही होगी, लेकिन एक ट्रांजैक्शन बुक हो गई, ठीक। इसी तरह से सर्विसेज का भी है। आप टिकट जब लेते हो, आपने आज टिकट लिया, अमेरिका जाना है आपने, आपने कहा मार्केट सस्ती है, 6 महीने वाली बात वाला टिकट जो मैं आज ले लेता हूँ, उसमें जितनी एफईडी है वो आज अपनी टिकट के साथ चली गई। जो उसकी अकरेंस ऑफ द इवेंट है वो कब होनी है, लेकिन
पेमेंट आपने उसको आज ही कर दी, वो पेमेंट आपने जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड की उसको तो आज कर दी, वो कब करेगा? जब वो अपनी रिटर्न डालेगा। ये स्लाइड जरा थोड़ा समझने वाली है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेवी ऑफ ड्यू, अब लास्ट में क्या रहेगा हमारा? एक्साइजेबल आइटम। एक्साइजेबल आइटम थर्ड फर्स्ट शेड्यूल के टेबल 3 के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक प्रॉपर्टीज है और एक है हमारा शुगर। शुगर तो वहीं पे आ जाएगा, तो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर फॉल कर जाएगा। टंडोला यार शुगर मिल ने जितनी शुगर बनाई उस पर 2.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी उसने देनी है पर केजी। वो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन जब फैक्ट्री से माल निकालेगा उसने वहां पे दे देनी है। फिर वो माल उसने गोदाम में रखा या माल जो है उसने किसी डीलर को बेच दिया या डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, एक्साइज ड्यूटी उसकी एट द टाइम ऑफ लिविंग द फैक्ट्री प्रेमिसेस उसने पे कर दिया। इसी वजह से मैंने आपसे फैक्ट्री की बात की, डेफिनेशन में उसकी इंपॉर्टेंस है। सेल्स टैक्स में इस तरह की चीज आपको नहीं मिलेगी, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। ये जो एक्साइजेबल आइटम्स है इसमें चूंकि इमूवेबल गुड्स है, कौन सी चीज है इमूवेबल प्रॉपर्टी? जमीन है। मैं गया अभी रजिस्ट्रार के पास, मैंने कहा यार ये मैंने प्लॉट खरीदा, इसकी मुझे तुम ट्रांसफर बना दो। तो इसकी वैल्यू एफपीआर वैल्यू जो है 3 करोड़ रुपए, तो भाई इस पे 3% फेडरल एक्साइज बनेगी, तो 9 लाख रुपए आप पहले सीपीआर जमा करा के आ जाओ। इसमें मजीद बात थोड़ी सी एक और फाइन लाइन है, उसके हम बात करते हैं कल सुबह इंशाल्लाह। और कोई चीज अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई मेरी तरफ से कमी हो तो समझ आया? थोड़ा सा ड्राई है ये वैसे, मुझे खुद बड़ा, अच्छा आई एम सॉरी। अच्छा बच्चों, आप लोगों से भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी की कोई क्वेश्चन